एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 531, एक त्रुटिहीन ऑपरेशन, म्यूजिकिंग का सुचेन को उपहार। सुचेन सचमुच थका हुआ था। हालांकि उसने हड्डी जोड़ने का मध्यम स्तर का कौशल हासिल कर लिया था और वह एक सटीक जोड़ लगाना जानता था। दरअसल सर्जरी करने के लिए भी उन्हें इंच इंच करके काम करना पड़ता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि बांह पूरी तरह से कट गई थी। हर नस को बिना किसी विचलन के फिर से जोड़ने के लिए त्रुटि की गुंजाइश बिल्कुल शून्य होनी चाहिए थी। सटीकता बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी। पिताजी, माताजी, अंकल झांग का हाथ बच गया है। ऑपरेशन सफल रहा। 90 दिन के आराम के बाद वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सुचेन ने सुये और लिन काइवू को बताया। सुये और लिन काइवू ने खुशी से सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, तुमने कड़ी मेहनत की चेन चेन। तुम्हारे पिता लिन और मैं अंकल झांग को देखने जाते हैं। तुम बैठो और आराम करो। सुये ने सुचेन के कंधे पर थपथपाया। सुचेन ने सिर हिलाया। सुये और लिन काइवू झांग जियांजुआंग को देखने गए, जिन्हें ऑपरेशन रूम से बाहर ले जाया जा रहा था। वे अभी भी बेहोश थे और उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था। मुख्य चिकित्सक जोऊ ने सुये से कहा, मंत्री सु, आपके बेटे का चिकित्सा कौशल असाधारण है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस ऑपरेशन की सफलता पूरी तरह से उसकी महारत की बदौलत है। इससे पहले उन्हें चिंता थी कि सुचेन बहुत छोटा है और एक पेशेवर सर्जन नहीं है और उसे नेतृत्व सौंपना शायद अनुचित होगा। लेकिन चूंकि एल्डहयान ने आदेश दिया था, इसलिए उसने अपने संदेह को अपने तक ही सीमित रखा था। ऑपरेशन शुरू होते ही उन्होंने पाया कि सुचेन पूरी तरह से बदल गई थी। एक अनुभवी शल्य चिकित्सक की तरह लग रही थी। उसका हर शब्द और हर हरकत उच्चतम स्तर की थी, बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं। दरअसल वह अब तक के सबसे कुशल सर्जन थे जिनकी उन्होंने सहायता की थी। बेहद शानदार। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से 18 साल का हो गया हो, अपने गुरु के बगल में एक उत्सुक सहायक के रूप में खड़ा होकर। उन्होंने सुचेन को त्रुटिहीन समर्थन देने और सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। सुये ने कहा, सफलता ही मायने रखती है। चेन चेन असाधारण है, उसे बहुत कुछ पता है। लिन काइवू ने आगे कहा, चेन चेन के यहाँ होने से सब कुछ आश्वस्त करने वाला है। सुये और लिन काइवू सुचेन की प्रतिभा से लंबे समय से परिचित थे। वेई जिचेंग और यान युएलोंग पहली बार उनकी गैर मार्शल उत्कृष्टता देख रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पीछे मुड़कर सुचेन को देखा, जो अपनी पत्नियों और बेटियों से घिरा हुआ था। दोनों के मन में एक ही विचार आया, इस युवक में असीमित क्षमता है। सुये और अन्य लोग स्ट्रेचर को वार्ड तक ले गए, जबकि सुचेन अपनी पत्नियों और बेटियों के सहारे उस बाग के आकार की कुर्सी पर बैठ गए जिसे शियाओ युक्सियू लेकर आई थी। अपने पैर फुटस्टूल पर रखकर आराम करने के लिए लेट गए। दरअसल वह अपनी इंस्टेंट स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके अपनी स्टेमिना को बहाल कर सकता था। लेकिन अपनी पत्नियों और बेटियों को अपने बगल में घुटने टेककर इतनी कोमलता से उनकी मालिश करते देख वह स्नेह से भर गया। उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। लड़कियों ने उन्हें हीरोज प्रतियोगिता के बारे में नवीनतम समाचारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता की अब एक आधिकारिक वेबसाइट और एक ऐप है, और किसी ने एक लेख पोस्ट किया था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने उस दोपहर हिल्टन परिवार के हत्यारों का सफाया कैसे किया था। ये लेख तुरंत ही सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले लेखों की सूची में पहले नंबर पर पहुंच गया। फिर कुछ ही घंटों के भीतर नकलची पोस्टों की बाढ़ आ गई। किसी आम मार्शल आर्टिस्ट ने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। और यह और भी हास्यास्पद हो गया। माना जाता था कि एक साधारण व्यक्ति भी पीक ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है। पिताजी, उन्हें नहीं पता कि आपने सचमुच एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को हराया था। उन्हें लगता है कि यह नकली है, कि आपने प्रचार के लिए ये सब नाटक किया था, सु युनुओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। सु जिहान ने कहा, दरअसल मुझे लगता है कि यह पापा के लिए अच्छा है। सबसे ऊंचा पेड़ हवा को पकड़ता है। पापा जल्द ही व्यक्तिगत दौर में प्रवेश करने वाले हैं। ज़्यादा दिखावा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सु युतोंग ने सिर हिलाया। व्यक्तिगत प्रतियोगिता सिंगल एलिमिनेशन है। 50 प्रतियोगी चैंपियन का ताज पहनने के लिए 6 दिन। अगर पिताजी को हर दिन थोड़ी थोड़ी चोट लगती है तो फाइनल में उनके जीतने की संभावना कम हो जाएगी। सुकेक्सिन सहमत हुए। सु युयू ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। म्यूजिकिंग ने एक छोटा सा आबनूस का डिब्बा निकाला और सुचेन को सौंप दिया। भाई सुचेन, मैंने कुछ ऐसी गोलियां हासिल की हैं जो ऊर्जा और रक्त की शक्ति को तेजी से बढ़ाती हैं। कुल 6 गोलियां। प्रत्येक गोली ऊर्जा और रक्त शक्ति के 2 लाख अंक बहाल करती है। इन्हें ले लो, अखाड़े में इनका इस्तेमाल करो। लिन वानिक्सू को तुरंत एहसास हो गया कि म्यूजिकिंग ने शायद इन गोलियों को हासिल करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। उसने उनके बारे में सुना था, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक थी। वह फिलहाल एक भी नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि म्यूजिकिंग सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात था। ज़्यादा जोखिम का मतलब ज़्यादा अंक मिलना था। उसने वर्षों से बड़ी मात्रा में सामान जमा कर लिया था।
वह आमतौर पर उन्हें जमा करके रखती थी और पॉइंट्स के बजाय नकदी से चीज़ें खरीदना पसंद करती थी, क्योंकि पॉइंट्स से रिडीम की जाने वाली वस्तुएं आमतौर पर बाजार में उपलब्ध नहीं थीं। एक ऐसी चीज़ जो एक ही बार में 2 लाख ची और रक्त शक्ति को बहाल कर सके, उसे सार्वजनिक रूप से बेचा ही नहीं गया, इसे आंतरिक रूप से सीमित मात्रा में उपलब्ध कराया गया था और यह अत्यंत दुर्लभ थी। उसने अनुमान लगाया कि मूजिकिंग के अपने अंकों से अधिकतम 2 गोलियां ही खरीदी जा सकती हैं। इन 6 गोलियों में संभवतः मू शेंगिंग और कू कियाओहुई के विचार भी शामिल थे। यह मूजिकिंग का हार्दिक उपहार था, इसलिए उसने पूछताछ करने से परहेज किया। उसने सू चेन से कहा, पतिदेव, जिकिंग ने आपको जो गोलियां दी हैं वे अनमोल हैं। इन्हें संभाल कर रखें, महत्वपूर्ण समय पर इनका इस्तेमाल करें। सू चेन जानता था कि यह पत्नी जिकिंग का विशेष उपहार था। उसे वास्तव में गोलियों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मना करने से वह चिंतित हो जाती। इसलिए उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया और पत्नी जिकिंग के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, इनसे तुम्हारा भाई सू चेन निश्चित रूप से ताज हासिल करेगा। उसने 5 बहनों की ओर मुड़कर कहा, हान हान, क्या तुम में से कोई कल रात सोई थी? ओह नहीं, जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वे ऐसा कैसे कर सकते थे? हालांकि उनका परिवार सुरक्षित था, लेकिन सू चेन की सर्जरी हुई थी, इसलिए उनमें से कोई भी आराम नहीं कर सका। सू चेन ने उनके कंधों पर थपथपाते हुए कहा, पापा को उठने में मदद करो। चलो घर चलते हैं और सोते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। बोलते समय उन्हें जम्हाई आ रही थी। ठीक है पिताजी, चलिए घर चलते हैं और सोते हैं। सू जिहान और सू यनुओं ने उन्हें उठने में मदद की और परिवार घर की ओर चल पड़ा। वापस लौटते समय लिन वानिक्सू और मू जिकिंग बाकी लोगों के पीछे पीछे चल रही थीं। लिन वानिक्सू ने गोलियों के बारे में पूछा। मू जिकिंग ने इसे टालने की कोशिश की और कहा कि उसने केवल अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन लिन वानिक्सू उसके खाते को अच्छी तरह जानती थी। वे अक्सर अपने बैलेंस के बारे में बातें करती थीं, ठीक वैसे ही जैसे दोस्त अपनी बचत या मासिक वेतन की तुलना करते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह इसे छिपा नहीं सकती, मू जिकिंग ने स्वीकार किया कि उसने 6 गोलियां प्राप्त करने के लिए मू शेंगिंग और कू कियाओहुई के साथ अपने अंक एकत्रित किए थे। इसके बाद उसने लिन वानिक्सू से वादा करवाया कि वह सू चेन को इस बारे में नहीं बताएगी। वह नहीं चाहती थी कि वह दबाव महसूस करे। उसके परिवार ने स्वेच्छा से अपने अंक दिए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि सू चेन हीरोज प्रतियोगिता में जीवित रहे। चैंपियनशिप जीतना गौण था, असर तो जीवित रहना था। अध्याय 532 बाय लुओ की पहचान 3 और लिन वानिक्सू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाद में जब उसकी बेटियां और मू जिकिंग सो गए तो मू जिकिंग को सू चेन के घर पर हुई घटना के बारे में पता चला और वह उसी रात वहां पहुंच गई और तब से सोई नहीं है। जब मू जिकिंग और सू जिहान सो गए तो लिन वानिक्सू ने सू चेन को उस आत्मा की गोली के बारे में बताया। उसे लगा कि सू चेन को यह बात बताना जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दयालु कार्य था। वह चाहती थी कि सू चेन को यह बात पता चले। उसने सू चेन को स्पिरिट पिल्स और पॉइंट्स के बारे में समझाया और यह भी बताया कि एक स्पिरिट पिल्स के बदले कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। समझाने के बाद लिन वानिक्सू ने सू चेन से कहा, पतिदेव, यह जिकिंग के परिवार का प्रस्ताव है। वह नहीं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि बताना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप उसे मत बताना। अगर हमारे परिवार के पास इतने अंक होते तो हम भी एक अंक के बदले में उसे बदल लेते। लिन काइवू ने 19 साल पहले मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से लू बियुन के साथ उत्तर पश्चिम में एक साधारण नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत किया था, इसलिए उनके अंक बहुत कम थे। उनके परिवार के सभी अंकों को मिलाकर भी एक भी ऐसी स्पिरिट पिल खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। सू चेन ने लिन वानिक्सू को चूमा और स्नेहपूर्वक कहा, तुम और जिकिंग दोनों मेरी खुशकिस्मती हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें वास्तव में इन आध्यात्मिक गोलियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिकिंग और वानिक्सू की नेक नीयत थी। अगर वह कहता कि उसे उनकी ज़रूरत नहीं है तो यह ऐसा होता जैसे कोई अपना दिल आपको सौंप दे और आप उसे मना कर दें, जिससे उन्हें बेकार या शक्तिहीन महसूस होता, इत्यादि। ये कुछ वैसा ही है जैसे कई बच्चे, भले ही उनके बुजुर्ग माता पिता बर्तन ठीक से न धोते हों, फिर भी उन्हें धोने देते हैं, क्योंकि इससे बुजुर्ग माता पिता को यह एहसास होता है कि भले ही वे बूढ़े हो गए हैं, फिर भी वे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं और उपयोगी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्तन पूरी तरह से साफ हैं या नहीं, बहू या बेटी रात में उन्हें दोबारा धो सकती हैं। बुजुर्गों की मदद करने की इच्छा महत्वपूर्ण है और उपयोगी महसूस करने से मिलने वाली आध्यात्मिक संतुष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। पतिदेव, आप पहले सो जाए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। जब आप सब उठेंगे तब खाना खा लेना। लिन वानिक्सू ने बिल्ली के बच्चे की तरह सू चेन के गालों को सहलाया और फिर उठकर रसोई में काम में जुट गई। सू चेन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और बिस्तर पर खींच लिया। उसे पकड़े हुए सू चेन ने कहा, चलो साथ सोते हैं। कल रात न केवल बेटियां और मू जिकिंग ठीक से सो नहीं पाईं, बल्कि लिन वानिक्सू भी निश्चित रूप से नहीं सो पाईं।
रात का खाना उनके जागने तक इंतजार कर सकता था, फिलहाल अपनी कोमल नाजुक पत्नी को गले लगाकर सोना ही प्राथमिकता थी। इस बार हिल्टन परिवार पर हुए हत्या के प्रयास के विफल होने के बाद परिवार के सभी सदस्य शांत हो गए और उन्होंने आगे कोई हमला नहीं किया। एक दिन बीत जाने के बाद भी ट्रानेस्टी में आरोन हिल्टन के आगमन से कोई हलचल नहीं हुई। इसका कारण ये था कि बाय लुओ ओला हिल्टन के साथ चाय पीने गई थी। मास्टर्स के बीच लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक नज़र ही प्रतिद्वंद्वी को हार मानने पर मजबूर कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि सू चेन परी बाई की देखरेख में है। किसी भी तरह की ठेस पहुंचाने के लिए मैं क्षमा मांगती हूं और परी बाई से माफ़ी मांगती हूं। मैं इस बार विशेष रूप से अपने बेटे पर नज़र रखने और उसे किसी भी तरह की अनुचित हरकत करने से रोकने के लिए ट्रानेस्टी आई थी, ओला हिल्टन ने विनम्रतापूर्वक कहा। बाय लुओ ने चाय की एक घूंट ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, युवा पीढ़ी के विवादों का निपटारा अखाड़े में निष्पक्ष रूप से हो, सम्मानपूर्वक जीतें और गरिमापूर्ण हार स्वीकारें। फेरी बाई सही कह रही है। बाय लुओ ने आधी मुस्कान के साथ ओला की ओर देखा और कहा, कायदा परिवार को ब्लैक वॉरियर से जुड़े परिवार के सदस्य पसंद नहीं हैं। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बाय लू खड़ी हो गई। हंस के पीले रंग की पोशाक पहने दो नौकरानियों ने बाय लू का चाय का कप और चाय का सेट समेटा और फिर बाय लू के पीछे पीछे चली गईं। अलविदा फेरी बाय, ओला हिल्टन ने 15 डिग्री झुककर अभिवादन किया। बाय लुओ को विदा करने के बाद ओला हिल्टन अपने अध्ययन कक्ष में लौट आए। काफी देर बाद उन्होंने एली हिल्टन को बुलाया। ओला को देखते ही एली ने तुरंत उत्तेजित होकर ओला से पूछा कि वह सू चेन को कब मारने की योजना बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं अभी किससे मिला? एली ने अपना सिर हिलाया। बाई परिवार का युवा मुखिया, जो शीर्ष 5 कुलीन परिवारों में से एक है। एली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या वे हमारे कायदा परिवार से भी ज्यादा ताकतवर हैं? थोड़ा और मजबूत। ओला को यह नहीं पता था कि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद शीर्ष कुलीन परिवारों के बीच का अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं था, बल्कि इसे एक युग का अंतर भी कहा जा सकता था। शीर्ष 3 एक युग के सितारे थे, जबकि चौथे और 5वें उभरते सितारे थे। अरे बस थोड़ा सा मजबूत तो क्या हुआ, इसका सू चेन से क्या लेना देना है? सू चेन उसकी सुरक्षा में है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एली हिल्टन अविश्वास से भर उठा। वह देहाती सू चेन, वह किसी कुलीन परिवार के किसी सदस्य को जानता है? ये कैसे संभव है? ओला ने सीधे एली को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या तुम अपने पिताजी की बातों पर सवाल उठा रहे हो? एली तुरंत सहम गया और सिर झुकाकर बोला, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पिताजी, सू चेन बाई परिवार के युवा स्वामी को कैसे जानता है? ये उच्च कुलीन परिवारों के लोग हम जैसे आम लोगों से कभी मेलजोल नहीं रखते। यहाँ तक कि शीर्ष ग्रैंड मास्टर भी अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी किसी उच्च कुलीन परिवार के सदस्य से मिलते हैं। फिर भी सू चेन इतना भाग्यशाली है कि उसे बाई परिवार के युवा स्वामी का संरक्षण प्राप्त है। उसे कैसा अजीब भाग्य मिला है। उन्होंने वर्षों तक केवल एक अवसर प्राप्त करने के लिए शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक कैला परिवार द्वारा वास्तव में कैला परिवार के वंशज के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। शुरू में कैला परिवार के सदस्यों ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने चाहे जितनी बार भी पूछताछ करने की कोशिश की, किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैला परिवार की पैतृक भूमि में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पहाड़ी द्वार कहाँ है या उसमें प्रवेश कैसे करना है। और इस बार ग्लोबल प्रोडिजी प्रतियोगिता के लिए उन्हें यह खबर मिली कि जब तक वे व्यक्तिगत प्रतियोगिता या राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतते हैं, तब तक उन्हें 5 शीर्ष कुलीन परिवारों के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ग्रेट ईगल नेशन के 40 वर्ष से कम आयु के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट शामिल थे। वह केवल 6ठी कक्षा के इंटरमीडिएट स्तर के छात्र थे, इसलिए वह प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं थे। इसलिए उसे इस विलक्षण प्रतिभा प्रतियोगिता में व्यक्तिगत प्रतियोगिता जीतनी ही थी। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ग्रेट ईगल नेशन के सदस्यों को व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता व्यक्तिगत प्रतियोगिता के समाप्त होने के अगले दिन आयोजित की जानी थी। यदि व्यक्तिगत प्रतियोगिता में टीम के सदस्यों की ताकत उजागर हो जाती है या कोई अपूरणीय चोट लग जाती है, तो इसका सीधा असर आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर पड़ेगा। ग्रेट ईगल नेशन के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता सर्वोच्च प्राथमिकता थी और व्यक्तिगत प्रतियोगिता महज एक वार्म अप थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता द्वारा प्राप्त किए गए अपार पुरस्कार ही ग्रेट ईगल नेशन के उच्च पदस्थ अधिकारियों का वास्तविक लक्ष्य थे। ओला ने एली से कहा, ठीक है, सू चेन के बारे में शिकायत करना बंद करो। अब तुम्हें सू चेन की ताकत, उसकी चालें, खजाने आदि का विश्लेषण करना होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इस महीने की 30 तारीख को प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर तुम्हारे पिता भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सफलता दिलाने में सहायता करेंगे। प्रतिभाशाली प्रतिभा प्रतियोगिता में सू चेन को खुलेआम मारने का प्रयास करो। इस तरह तो बाई परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह पाएगा।
बाई परिवार की युवा मालकिन बाय लुओ। वो देर सवेर मेरी ही होगी। अंत में ओला हिल्टन की आंखों में अपार महत्वाकांक्षा की चमक थी। छोटी बहन के शब्द। आज बहुत तेज बारिश हुई और हमारे घर में पानी टपकने लगा। ओ नल से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कोई नल हो, बहुत डरावना था। मैंने 2 बाल्टी पानी इकट्ठा किया। शुक्र है बारिश रुक गई। मैंने 1 घंटे तक पोछा लगाया। कल मुझे फिर भी पानी टपकने का कारण पता लगाना है। अध्याय 533। सभी लोग प्रतियोगिता की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। सू चेन बच्चे की देखभाल कर रही है। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 30 दिसंबर आ गया। कल वीर प्रतियोगिता की आधिकारिक व्यक्तिगत प्रतियोगिता का दिन था। अब तक ट्रांसटी में भारी भीड़ उमड़ चुकी थी। होटल बहुत पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुके थे और अंतिम उपाय के रूप में प्रतियोगिता को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा रखने वाले कई लोगों ने शहर के बाहर टेंट लगा लिए थे। शहर के बाहर 50 ली तक तंबू फैले हुए थे। ये बेहद जीवंत था। बाह्य क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद से ये सबसे बड़ा भव्य आयोजन और लोगों का जमावड़ा था। जो लोग व्यापार कर रहे थे वे व्यापार कर रहे थे, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे वे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, और हत्या और डकैती में शामिल लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। शायद इसका कारण ये था कि वे जानते थे कि यहाँ कई बड़े बड़े प्रभावशाली लोग मौजूद हैं, इसलिए सभी लोग अधिक सलीके से व्यवहार करने लगे। किसी को नहीं पता था कि किसी की हत्या करना और उसका खजाना छीन लेना किसी ग्रैंड मास्टर पूर्वज को भड़का देगा या नहीं। बेहतर यही था कि चुपचाप रहकर मुसीबतों से बचा जाए और अपना पूरा ध्यान पैसा कमाने के धंधे पर लगाया जाए। कई लोगों ने सूचनाओं में मौजूद विसंगतियों का फायदा उठाकर पुनर्विक्रय में भाग लिया और काफ़ी मात्रा में ब्लडस्टोन अर्जित किए, जो कि लड़ाई और हत्या से अर्जित होने वाली राशि से कम नहीं थे। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक प्रतिभागी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र की तरह था, जो अपने कौशल को निखारने, उसमें सुधार करने या अपनी मार्शल आर्ट दक्षता को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ अभ्यास करने आदि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। संक्षेप में कहें तो वे समय के साथ दौड़ रहे थे, एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस समय सू चेन रसोई में खाना बना रही थी। इन दिनों वह बहुत ही आरामदेह जीवन जी रहा था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिता रहा था, बच्चों की देखभाल कर रहा था और दाबाओ और शियाओबाओ को व्यायाम करना सिखा रहा था। विशेष रूप से दाबाओ के मामले में सूये ने जब उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा का पता लगाया तो उसने तुरंत घोषणा कर दी कि वह दाबाओ को सबसे दुर्जयबाल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। उसके बाद से दाबाओ के जागने और दूध पीने के बाद सूये हर दिन उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाती थी। इस छोटे से प्यारे कुत्ते को व्यायाम करना वाकई बहुत पसंद था। जब भी सूये उसे वापस लाती तो उसके चेहरे पर आंसू नहीं होते और वह अपने माता पिता से गले लगने और दिलासा पाने की भीख नहीं मांगता। इसके बजाय वह बहुत उत्साहित होता सू चेन और म्यूजिकिंग से ये या हुई या गुआ गुआ काका और ऐसे ही दूसरे शब्द बुदबुदाता, हाथों और पैरों से इशारे करता और अपने माता पिता को अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करता। हालांकि वह बहुत कम शब्द बोल पाता था और वाक्य बनाना भी नहीं जानता था, साथ ही उसकी बोली भी बच्चों जैसी थी। ये बेहद प्यारा था, विशेषकर जब सू चेन उसे नहला रही थी तो बात करने से उत्साहित वह छोटा बच्चा सीधे बाथटब में ही शौच कर गया। ओ और फिर वह उत्साह से पानी में उछल कूद करने लगा। सू चेन को इससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था और उसने मदद के लिए म्यूजिकिंग को फ़ोन किया। बच्चे को नहलाने और थोड़ी देर खेलने के बाद वह जल्द ही मीठी नींद में सो गया। दाबाओ के उत्साह और चंचलता की तुलना में शियाओबाओ पिछले कुछ दिनों से कहीं अधिक अच्छे व्यवहार वाली रही है। जब उसकी बड़ी बहनें प्रशिक्षण कक्ष में साधना कर रही होती थीं, तो वह चुपचाप एक तरफ बैठ जाती और अपने खिलौनों से खेलती रहती थी। अगर उसे भूख लगती थी तो वह कुछ एन जैसी आवाज़ें निकालती थी और सू जिहान और बाकी लोग उसे दूध पिलाते थे। भरपेट खाने पीने के बाद शियाओबाओ खेलना जारी रखती थी। म्यूजिकिंग को अभी भी काम था, इसलिए वह शाम 6 बजे काम खत्म होने के बाद ही लौटी। दिन के दौरान उसे काम के लिए शहर के बाहर स्थित सैन्य शिविर में जाना पड़ता था। लिनवानिक्सियू हर दिन लू बियून और जियो युक्सियू के साथ खरीदारी करने जाती थीं। उन्होंने ढेर सारी नई और दिलचस्प चीज़ें खरीदी, साथ ही विक्रेताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसा किए गए कई प्रकार के आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक गोलियां और आध्यात्मिक ताबीज भी खरीदे। क्योंकि वीरता प्रतियोगिता होने वाली थी जिसमें व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिताएं शामिल थीं, इसलिए प्रतिभागियों की कुल संख्या कई सौ थी। ठीक वैसे ही जैसे कई विशेषज्ञ और प्रोफेसर कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले तरह तरह के बढ़ा चढ़ाकर किए गए विज्ञापनों के साथ अभ्यास परीक्षाएं बेचा करते थे, जैसे प्रश्नों की इस पुस्तक को पूरा करें, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 650 से अधिक अंक प्राप्त करने की गारंटी, या ये परीक्षा आयोजित करने वाली समिति द्वारा बनाए गए परीक्षा प्रश्नपत्र हैं, इन प्रश्नपत्रों को पूरा करें और आप निश्चित रूप से शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लेंगे, इत्यादि। यहाँ विपणन की शर्तों को बस बदल दिया गया। यह आध्यात्मिक फल तुरंत इतनी जीवन शक्ति बहाल कर सकता है, यह आध्यात्मिक गोली इतनी सहन शक्ति बढ़ा सकती है, यह आध्यात्मिक गोली तुरंत इतनी साधना बढ़ा सकती है, इत्यादि।
इससे भी बढ़कर वहां ठगों ने स्टॉल लगा रखे थे जो दावा कर रहे थे कि एक निश्चित राशि का अगरबत्ती का दान करने या आध्यात्मिक ताबीज खरीदने से अच्छी प्रतिष्ठा की गारंटी मिलेगी, या अगरबत्ती जलाने वाला पहला व्यक्ति होने से असाधारण भाग्य प्राप्त होगा और विजय मिलेगी, इत्यादि। आपको शायद यकीन न हो, आम लोगों को पहली नज़र में ये बहुत नकली लगेगा, लेकिन इसमें शामिल लोग इसे खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे इस पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे, या कम से कम एहतियात के तौर पर इस पर विश्वास करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि कीमत वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए आजकल लगभग 99.999% प्रतिभागियों के माता पिता ने ये चीज़ें खरीदी। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों के लिए असाधारण भाग्य की कामना करते हुए घर पर एक वेदी स्थापित करने के लिए एक गुरु को भी नियुक्त करते थे, ताकि उनके बच्चों का भाग्य स्वर्ग से भी ऊपर हो और वे हमेशा अपने से कमजोर विरोधियों से मुकाबला करें, या यदि उनका मुकाबला किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हो तो वह अचानक स्वतः ही मर जाए, इत्यादि। जब व्यक्तिगत प्रतियोगिता के नियम जारी किए गए तो अपने बच्चों की किस्मत को बेहतर बनाने की चाह रखने वाले माता पिता और भी ज़्यादा बेचैन हो गए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतियोगिता में आमने सामने की नॉकआउट प्रणाली अपनाई गई थी। कुल 50 प्रतिभागी थे। पहले दिन उन्हें 25 समूहों में बांटा गया और 25 लोग विजयी हुए। दूसरे दिन उन्हें फिर से 12 समूहों में बांटा जाएगा। एक अतिरिक्त व्यक्ति को शुरुआत में फ्री पीके लॉटरी मिलेगी, जिससे वे बिना प्रतिस्पर्धा किए सीधे अगले दौर में पहुंच सकेंगे। इसके बाद भी यही तर्क लागू होगा। यदि संख्या सम होगी तो वे सीधे द्वंद्वयुद्ध के लिए जोड़ी बनाएंगे, यदि विषम होगी तो ड्रॉ से ये तय होगा कि किसे फ्री पेनल्टी किक मिलेगी और कौन सीधे अगले दौर में पहुंचेगा। जैसे ही यह नियम लागू हुआ, इसने धोखाधड़ी के धंधे की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ावा दे दिया। इस अवसर का लाभ उठाने और जल्दी पैसा कमाने के लिए कई मार्शल आर्टिस्ट ठगी के धंधे में कूद पड़े। खुद को धोखेबाजों जैसा दिखाने के लिए उन्होंने अपने सिर मुंडवा लिए, फिर अगरबत्ती से अपने सिर पर 8 गोल बिंदु जलाए, कस्या पहना, लाठी और भिक्षापात्र लेकर धोखेबाजों की तरह निकल पड़े। ताओवाद से जुड़े विभिन्न ताबीज धड़ल्ले से बिक गए। विशेषकर वे लोग जो इस व्यवसाय में नए थे और जिन्हें ताओवादी ताबीज बनाना नहीं आता था, वे सीधे अपने पैरों से ही चित्र बनाते थे, क्योंकि अगर चित्र अस्पष्ट होता था तो भी वही सही माना जाता था। अगर वे हाथों से चित्र बनाते तो लोगों के लिए यह पहचानना आसान होता कि यह नकली है, लेकिन पैरों से चित्र बनाना अलग बात थी। ग्राहक कहते, ये तो सचमुच भाग्य का ताबीज है। उनमें से हर कोई चाहता था कि उनका प्रतिभागी फ्री पीके लॉट निकाले, जिससे उसे बाय मिल जाए और वह सीधे अगले दौर में पहुंच जाए। किसी ने हिसाब लगाया कि सबसे अविश्वसनीय किस्मत तो ये होगी कि पहले दिन एक मैच लड़ा जाए, फिर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा जाए और फिर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन बाय मिल जाए, इस प्रकार सीधे शीर्ष 4 में पहुंच जाए। अगर वे हार भी जाते तो भी वे चौथे स्थान पर ही रहते। चौथे स्थान का पुरस्कार, हालांकि शीर्ष 3 के पुरस्कार जितना अच्छा नहीं था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। इसे देखकर अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट ईर्ष्या से लालायित हो गए। जैसे ही यह सिद्धांत सामने आया, ताबीज बेचने वाले धोखेबाजों की संख्या और भी बढ़ गई। आपको सड़कों पर लगभग हर जगह ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे सकते थे। व्यापार सचमुच फल फूल रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके पैर काफ़ी नहीं थे। कुछ ज़्यादा समझदार लोगों ने मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को पकड़ा और अपने पैरों का इस्तेमाल ताओवादी भाग्य के ताबीज बनाने के लिए किया। ये और भी अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता था और ग्राहक इस प्रकार के ताबीजों का और भी अधिक सम्मान करने लगे, ये कहते हुए कि ये सच्चे ताओवादी ताबीज हैं। इससे पहले वाले स्पष्ट रूप से वैध नहीं थे। लिन वानिक्सू को पहले इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसके आसपास के सभी लोग इन्हें खरीद रहे थे तो वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर शियाओ युक्सियू और लू बियुन, जो ज़्यादा अंधविश्वासी थीं, भी खरीदारी में शामिल हो गईं। उन्होंने हर स्टाइल के 1 दर्जन खरीदे। कौन जानता था, शायद उनमें कोई सचमुच का भाग्य का ताबीज छिपा हो। अध्याय 534। बच्चे कल सुचेन की प्रथम स्थान की जीत की कामना करते हैं। इन दिनों सुचेन परिवार के लिए दिन में 3 बार भोजन की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार थी। वह हर भोजन में अलग अलग तरीकों से स्वादिष्ट खाना बनाता था। लिन काइवू ने साफ साफ कहा कि उसका वजन 5 किलो बढ़ गया है और उसे वजन कम करने के लिए 2 दिन बाहर रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर वह बाद में लू बियुन के साथ बाहर चला गया तो लोग कहेंगे कि लू बियुन उसकी बेटी है। इसलिए लिन काइवू बाहर रहने चला गया। हालांकि एक रात बाहर रहने के बाद वह अगली सुबह जल्दी वापस भाग आया। इसका कारण ये था कि बाहरी दुनिया बहुत ज़्यादा ठगी करती थी। हाल ही में कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। रक्त पत्थरों की कीमत मानो न के बराबर हो गई थी। पहले एक साधारण रक्त पत्थर से अच्छा भोजन खरीदा जा सकता था, क्योंकि एक निम्न श्रेणी का रक्त पत्थर 100 ड्रैगन कंट्री सिक्कों के बराबर होता है। अब एक घटिया किस्म के रक्त के पत्थर से केवल एक कटोरी बीफ रामेन ही खरीदा जा सकता है। जब व्यापारी से पूछा गया कि कीमत इतनी अधिक क्यों है, तो उसने बस इतना कहा, अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते तो चले जाओ। हद से ज़्यादा घमंडी, क्योंकि शहर के रेस्तरां लगभग हर समय भरे रहते थे।
वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत अधिक थी। रेस्तराओं की सीमित संख्या के कारण कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन ब्लडस्टोन और ड्रैगन कंट्री कॉइन के बीच विनिमय दर में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। बस यही कहा जा सकता था कि धनी मार्शल आर्टिस्ट खर्चीले हो गए थे। जिस प्रकार दर्शनीय स्थलों में भोजन बाहर की तुलना में कहीं अधिक महंगा होता है, ठीक उसी प्रकार इस समय ट्रांसिटी एक दर्शनीय स्थल था और एक ऐसा स्थान था जहां दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट एकत्रित होते थे। इसके अलावा आजकल कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। कई मार्शल आर्टिस्टों को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक साधारण से ब्लडस्टोन से सिर्फ एक कटोरी बीफ रामेन ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि वे शहर में ताबीज़ बेचकर, हाथ की रेखाएं पढ़कर, आध्यात्मिक फल और गोलियां बेचकर आदि ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। लिन काइवू इसे वहन नहीं कर सकता था क्योंकि लू बियून उसे जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन केवल एक निम्न श्रेणी का रक्त पत्थर ही देता था। लेकिन अपने शरीर पर जमा चर्बी के बारे में सोचते हुए भी उसने खाने के लिए पैसे खर्च किए, एक बार खाना खाने और 2 बार खाना न खाने की योजना बनाई ताकि वह जल्दी से वजन कम कर सके और फिर घर जाकर खाना खा सके। लेकिन जिस बीफ रामेन पर उसने पूरे 100 युआन खर्च किए, उसका स्वाद ऐसा था मानो वह पत्थर खा रहा हो। बिल्कुल बेकार, बहुत बुरा, पेशाब पीने से भी बदतर। वह वहां खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सका और भागकर घर चला गया। सू चेन के खाने से जिसका स्वाद इतना बिगड़ चुका था कि लिन काइवू बाहर का घटिया खाना नहीं खा सकता था। तो फिर इसे मोटा ही रहने दो। भोजन लोगों की पहली आवश्यकता है। खाना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बुरी स्थिति में खाने के बाद वह यूं करने के बजाय वजन उठाने वाली दौड़ करेगा। आप धूप में सुस्त होकर ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता ऐप पर स्क्रॉल करते हुए सुंदरियों के मुफ्त लाइव स्ट्रीम देखते हैं। उस रात सू चेन ने भोजन की एक बड़ी मेज लगाई जिसमें बाहरी इलाकों की स्थानीय विशिष्टताओं के साथ साथ शाही राजधानी, शहर का नाम और जियान प्रांत के स्वादिष्ट व्यंजन भी शामिल थे। सू जिहान और 5 बहनें सबके लिए शराब परोस रही थीं। पुरुषों ने सफ़ेद शराब पी, महिलाओं ने लाल शराब पी और बेटियों ने जूस पिया। फिर बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को पता चला कि उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने विरोध जताने के लिए एक के बाद एक अपनी बेबी हाई चेयर पर एन की आवाज़ें निकालीं। एक छोटे हाथ ने सू चेन और अन्य लोगों के गिलासों में रखी शराब की ओर इशारा किया और दूसरे छोटे हाथ ने उनकी अपनी दूध की बोतलों की ओर इशारा किया। यानी वे दूध भी पीना चाहते थे। हा, इस दृश्य ने सबको हंसा दिया। सू चेन ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है, तुम्हें भी दूध पीने को मिलेगा। जब हम बाद में गिलास उठाएंगे, बड़े खजाने, छोटे खजाने, क्या तुम दोनों भी ऐसा ही करोगे? बोलते समय सू चेन ने टोस्ट करने का इशारा किया। दूध की बोतल पकड़े हुए बिग ट्रेजर ने तुरंत अपनी छोटी बोतल उठाई और टूटी फूटी आवाज में चिल्लाया, पियो पियो टिल्ड। लिटिल ट्रेजर ने भी ऐसा ही किया, हे टिल्ड। दोनों नन्हे मुन्नों को इतना प्यारा देखकर सू चेन खुद को रोक नहीं पाए और उसने दोनों को एक एक चुंबन दिया। फिर उन्होंने अपना गिलास उठाया और दोनों नन्हे बच्चे भी उत्साह से उनके साथ अपनी छोटी दूध की बोतलें उठा लीं। सबने अपने अपने गिलास उठा लिए। सू यनुओ ने सबसे पहले कहा, पिताजी, मैं आपको इस हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रिम बधाई देने आई हूँ। अच्छा, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद यनुओ, सू चेन ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। सू जिहान ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, मैं पिताजी के लिए इस बार अपार सौभाग्य की कामना करती हूँ। कल के शुरुआती मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद परसों आपको बाय लॉटरी मिले और आप सीधे अगले दौर में पहुंच जाएं, फिर एक और बाय लॉटरी मिले और आप फिर से आगे बढ़ें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें जब तक कि आप अंत में चैंपियन न बन जाएं। अच्छा, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद जिहान, सू चेन हंसी। सू केक्सिन ने कहा, मैं कामना करती हूं कि पापा एक भयंकर बाघ की तरह सभी राउंड में आगे बढ़ें, हर मैच जीतें और बहादुरी से चैंपियन बने। अच्छा, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद केशिन, सू चेन दिल खोलकर हंसी। सू यूतोंग ने कहा, पिताजी, जो कुछ कहना था वो मेरी बड़ी बहनों ने कह दिया है, तो मैं कामना करती हूं कि पिताजी बिना किसी खरोंच के चैंपियन बने। अच्छा, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद यूटोंग, सू चेन हंसी। चैंपियन को बिना किसी खरोंच के पकड़ना, इससे सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतियोगिता निश्चित रूप से बहुत कठिन होगी और मौतें या चोटें अपरिहार्य होंगी। अगर वह बिना किसी चोट के चैंपियन को हरा सके तो ये बहुत ही शानदार होगा। वहां मौजूद कोई भी नहीं चाहता था कि सू चेन को चोट लगे। सू यूयू ने अपना गिलास उठाते हुए खिलखिलाते हुए कहा, पिताजी, मेरी यही कामना है कि अखाड़े में आपकी मुलाकात हिल्टन परिवार के लोगों से हो और आप उन्हें इतनी बुरी तरह पीटें कि उनके माता पिता भी उन्हें पहचान ना पाएं। ये शब्द सुनते ही सबने चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया। सू परिवार और हिल्टन परिवार के बीच की दुश्मनी का समाधान देर सवेर स्पष्ट रूप से होना ही था। जैसे ही सब लोग पीने के लिए अपने गिलास उठाने ही वाले थे, बिग ट्रेजर ने चिंता भरी नजरों से एन की आवाज निकाली। सबने उधर देखा तो बिग ट्रेजर अपनी छोटी सी दूध की बोतल उठाए सू चेन की ओर देखते हुए चिल्ला रहा था, डैडी, या ये खाओ खाओ मांस खाओ, जीत चैंपियन। पफ, सू चेन हंसा और वहां खड़े सभी लोग भी हंस पड़े।
सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना प्यारा बेटा है। पापा को पता है तुम पापा को चैंपियन बनने की बधाई देना चाहते हो, है ना? और बिग ट्रेजर मुस्कुराया और उत्साह से अपना छोटा सा सिर हिलाया। लिटिल ट्रेजर ने भी चिल्लाकर कहा, डैडी डैडी चैंपियन पान पान टिल्ड टिल्ड। सू चेन ने अपनी छोटी बेटी के नन्हे से सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अच्छा चिंता मत करो, पापा जरूर चैंपियन बनेंगे। चलो चीयर्स करते हैं, पीते हैं। सू चेन ने दोनों छोटे बच्चों से बात खत्म करने के बाद अपना गिलास सबके लिए उठाया और सबने एक साथ पिया। दोनों नन्हे बच्चे भी उत्साह से अपनी दूध की बोतलें पकड़े हुए थे और दूध पी रहे थे, जिससे उनके मुंह से चटकने की आवाजें निकल रही थीं और उनकी आंखें नन्हे अर्धचंद्र की तरह मुस्कुरा रही थीं। जबकि सू चेन का पूरा परिवार खुशी खुशी खा पी रहा था, वहीं व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों के घरों में। माँ, आप क्या कर रही हैं? आपने इतने सारे ताबीज़ क्यों खरीदे? बेटा, माँ की बात सुनो। आज रात नहाने के बाद इन सभी ताबीज़ों को अपने शरीर पर चिपका लो। शरीर के हर हिस्से को ढकना है। और याद रखना, 502 नंबर की गोंद की बोतल का इस्तेमाल करना ताकि ताबीज गिर न जाएं। फिर कपड़े पहनकर सो जाओ। कल सुबह प्रतियोगिता में जाओ और तुम यकीनन सभी बाधाओं को पार करके पहला स्थान हासिल करोगे। चैंपियन बनो। माँ, क्या तुम पागल हो? मैं चैंपियन कैसे बन सकता हूँ? अगर तुम्हारा बेटा शीर्ष 10 में जगह बना ले तो भी काफ़ी होगा। बेटा, देखो तुम क्या कह रहे हो। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, जो व्यक्ति साहसी होता है उसकी फसल उतनी ही उपजाऊ होती है। अगर तुम कुछ सोचने की हिम्मत करोगे तो वो ज़रूर हासिल होगा। ये ताबीज़ माँ ने 100 से ज़्यादा ताबीज़ बेचने वाली दुकानों में तुलना करने के बाद खरीदे हैं। ये सचमुच असली भाग्य के ताबीज़ हैं। इन्हें आज रात अपने शरीर पर लगा लो और एक भी मत उतारना। मैं गारंटी देता हूँ कि दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में तुम्हें बाय मिलेगा और तुम सीधे टॉप 4 में पहुँच जाओगे। एक ही झटके में चैंपियन बन जाओ। माता पिता और भी ज्यादा उत्साहित होकर बोलने लगे, मानो वे अपने बेटे को पोडियम पर चैंपियन का ताज लेते हुए देख रहे हों। अध्याय 535, प्रतियोगिता से पहले की आखिरी रात, भाग 3। उस रात कम से कम 20 परिवार इसी तरह की स्थिति में थे। एक एक करके उनकी माताओं ने उन्हें सुपर ग्लू का उपयोग करके भाग्य के ताबीज वाले कागजों को अपने शरीर पर चिपकाने के लिए मजबूर किया। सू परिवार के भीतर भी सूई को जब ताबीजों के बारे में पता चला तो उसने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सू मिंग को कुछ ताबीज खरीदने का आदेश दिया। हालांकि उसने सू मिंग को भाग्य के ताबीज खरीदने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय उसने उसे बिजली से बचाव के ताबीज और आग से बचाव के ताबीज खरीदने के लिए कहा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ताबीज कारगर हैं या नहीं, उन्होंने तो बस मन की शांति के लिए उन्हें खरीदा था। क्योंकि सू चेन की 9 हेवन थंडर ब्लेड की 9 हेवन थंडर मूवमेंट तकनीक और स्वर्गीय हल्बर्ट की अनराइवल्ड अंडर हेवन तकनीक बेहद घातक थी। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार के स्टार पोते सू मिंग को चोट लगे। इसके अलावा उसने बार बार सू मिंग को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि प्रतियोगिता का चाहे जो भी दिन हो, उसे केवल बहुत कम अंतर से जीतना है, जिससे दर्शकों को यह विश्वास हो जाए कि उसने पूरी तरह से भाग्य के बल पर जीत हासिल की है और उसमें वास्तविक कौशल की कमी है। फिर उसने उसे विशेष रूप से निर्देश दिया कि यदि उसका सामना सू चेन से किसी मुकाबले में हो तो उसे बिना लड़ाई किए तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हालांकि वह भी चैंपियन का खिताब चाहता था, लेकिन हिल्टन परिवार और सू चेन के परिवार के बीच हालिया संघर्ष को देखते हुए ये स्पष्ट था कि सू चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसे बाई परिवार की परी द्वारा संरक्षित किया गया था। चैंपियनशिप के लिए बाई परिवार की परी से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार परिवार का अस्तित्व सर्वोपरि था, जीवित रहकर ही अवसर प्राप्त किए जा सकते थे। शीर्ष 4 में पहुंचना ही काफी होगा। ये सुनकर सू मिंग ने भौहें चढ़ाकर साहपूर्वक पूछा, दादाजी, अगर पहले ही दौर में मेरा सामना सू चेन से हो जाए तो क्या मुझे तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा? आखिरकार किसी ने अपने प्रतिद्वंदी को नहीं चुना, उन्हें स्वचालित रूप से नियुक्त किया गया था। ये स्वचालित आवंटन एक सुपर कंप्यूटर द्वारा सबसे निष्पक्ष और न्यायसंगत चयन विधि का उपयोग करके किया गया था। इस सुपर कंप्यूटर की निगरानी विभिन्न देशों के कर्मियों द्वारा की गई थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी इसमें छेड़छाड़ न कर सके। इसलिए सू चेन का सामना करने की उसकी संभावना 39 में से 1 थी। इसकी संभावना अभी भी काफ़ी अधिक थी। सू यी ने कहा, तो फिर हमें अपने परिवार की संपत्ति दांव पर लगानी पड़ेगी। जब तक कल आपका प्रतिद्वंदी सू चेन नहीं होता, तब तक आप उससे केवल शीर्ष 4 में जगह बनाने की लड़ाई के दौरान ही भिड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू मिंग हैरान था। क्यों, कुलपति? क्योंकि सू चेन को बाय का नंबर मिलेगा और वह सीधे आगे बढ़ जाएगा। सू यी ने कहा, उसकी गहरी आंखें चमक रही थीं। सू मिंग चौंक गया, लेकिन इस समय उसने अपने दादाजी से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके दादाजी ने उसे जो कुछ भी बताया था वह हमेशा सच हुआ था। इसलिए उसने अपने दादाजी की बात सुनी। उन्होंने कहा, ठीक है मिंग, दादाजी की बात सुनेगी। बहुत बढ़िया।
सू ये अपने चुने हुए इस प्रतिभाशाली पोते से बहुत संतुष्ट था। वह आज्ञाकारी था। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बहस नहीं की। उसके उस बेटे के विपरीत इस समय ये परिवार की स्थिति सू परिवार की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा में ये परिवार के 2 लोग भाग ले रहे थे। पहले शाखा के ये शाओपिंग के 39 वर्षीय पुत्र ये युनझांग, जो छठे रैंक के मध्यवर्ती स्तर पर थे, और एक अन्य शाखा से 38 वर्षीय ये शिचेंग, जिन्होंने आज रात ड्रग्स की मदद से जबरन छठे रैंक के मध्यवर्ती स्तर को पार किया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इन दवाओं का उसकी मार्शल आर्ट की बुनियाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये केवल ये शिचेंग को ही पता था, और ये शाओपिंग और अन्य लोगों ने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह सबकी अपनी अपनी पसंद थी। उन्हें व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जगह बनाने के लिए ही प्रयास करना था, यहाँ तक कि चैंपियनशिप जीतने के लिए भी। उन प्रचुर संसाधनों को प्राप्त करके वे ये जिनसोंग की सहायता कर सकते थे, जिससे वह आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन कर सके और कुछ शक्तिशाली गुरुओं का ध्यान आकर्षित कर सके, जिन्होंने उसे सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जब वह समय आएगा तो उनका ये परिवार सचमुच एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महान परिवार होगा, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदरूनी जानकारी मिल चुकी थी कि इस हीरोज प्रतियोगिता में 5 महान परिवारों के लोग भी देख रहे होंगे। वे कुछ स्टार खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें सीधे शिष्य के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। शीर्ष 5 महान परिवार वे असाधारण परिवार थे जो आम लोगों की पहुंच से परे थे। उनके लिए राजवंशों का उत्थान और पतन महज सांसारिक मामले थे। वे जिस चीज की तलाश में थे वह कहीं अधिक पवित्र थी, दीर्घायु। कई प्रतिष्ठित सांसारिक परिवार इन 5 परिवारों की तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि ये परिवार के जीवित पूर्वज भी उनकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि केवल इन्हीं परिवारों के पास ग्रैंडमास्टर स्तर को पार करने और पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने के सच्चे तरीके थे। कई शिखर ग्रैंडमास्टर तो इन 5 शीर्ष महान परिवारों के सेवक के रूप में सेवा करने को भी तैयार थे। वे इसे अपमान समझने के बजाय सर्वोच्च सम्मान मानते थे, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया था। अभी ये परिवार के 3 पीक ग्रैंडमास्टर्स ये शाओपिंग, ये चांगकियू और ये जिनरॉन, ये युनझांग, ये शिचेंग और ये जिनसॉन को ये रहस्य बता रहे थे। ये सुनकर ये शिचेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, चाचा जी, मैंने पहले सुना था कि लिन वानिक्सू के गुरु बाय लुओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाल ही में मैंने कई खबरें सुनी हैं कि बाय लुओ एक रहस्यमय परिवार से हैं। क्या बाय लुओ शीर्ष महान परिवारों में से एक हैं? ये शाओपिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और वह बाय परिवार की युवा मालकिन है जो शीर्ष 5 महान परिवारों में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने हाल ही में एओला हिल्टन से यह जानकारी प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। ये पता चलने पर वह सचमुच सदमे में था। उन्हें ये जानकर विशेष रूप से झटका लगा कि बाय लुओ ने विशेष रूप से एओला को बताया था कि सू चेन उनकी सुरक्षा में है। विशेषकर जब उसने ये परिवार और सू चेन और सू ये के बीच की दुश्मनी के बारे में सोचा तो उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। हालांकि आंवला ने उसे बताया कि अगर सू चेन प्रतियोगिता स्थल पर मारा जाता है तो बाय लू हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जानने के बाद उसने राहत की सांस ली और निर्दयतापूर्वक निर्णय लिया कि उसे अवश्य ही इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता के दौरान परिवार के प्रतियोगियों से सू चेन की हत्या करवाएं। सू चेन की मृत्यु के बाद बाय लुओ का सू परिवार से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि शीर्ष महान परिवारों के लोग नश्वर संसार में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये शिचेंग ने भौहें चढ़ाकर फिर पूछा, तो फिर लिन वानिक्सू अभी भी केवल 5वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट क्यों है? किसी शीर्ष महान परिवार के शिष्य होने से उसे कुछ खास लाभ तो नहीं मिलते। ये यूनजेंग और ये जिनसोंग दोनों ने ये शाओपिंग की ओर देखा। वे दोनों ही इसका जवाब जानना चाहते थे। ये शाओपिंग ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बाय लुओ की शिष्या है जिसे उन्होंने नश्वर दुनिया में अनुभव प्राप्त करते समय चुना था। वह कोई गुप्त शिष्या नहीं है। गुप्त शिष्या के साथ व्यवहार स्वाभाविक रूप से नश्वर दुनिया के शिष्य के साथ व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। खेती बाड़ी में मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। दूसरे को परिवार की गुप्त तकनीकें सिखाई जाती हैं और बहुत सावधानी से उसका इलाज किया जाता है। बेशक यह अलग है। ये जैविक बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे के बीच के अंतर जैसा है। अगर बाय लुओ जिनसोंग को अपना गुप्त शिष्य चुन लेते हैं तो हमारा ये परिवार हा सचमुच सांसारिक जगत का नंबर 1 महापरिवार बन जाएगा। कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि ग्रेट ईगल कंट्री के बड़े बड़े धनवान भी हमें देखकर 45 डिग्री झुकेंगे और आदरपूर्वक कहेंगे, प्रभु ये गुरु को प्रणाम। ये सुनकर ये जिनसोंग, ये युनझांग और ये शिचेंग की आंखें उत्साह की हरी रोशनी से चमक उठीं। विशेषकर ये जिनसोंग। हालांकि उसने बाय लुओ को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अफवाहों के अनुसार हालांकि वह लिन वानिक्सू की गुरु थी, वह लगभग 30 वर्ष की ही दिखती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाय लुओ बाय परिवार के युवा स्वामी थे जो शीर्ष 5 महान परिवारों में तीसरे स्थान पर थे। अगर वह बाय लुओ का निजी शिष्य बन जाए, हर दिन उनके साथ अकेले बिताए, और अगर वह बाय लुओ को मोहित कर ले और उनके लिए कुछ भावनाएं विकसित कर ले,
तो भविष्य में क्या वह बाई परिवार का दामाद नहीं होगा? बाई परिवार की युवा मालकिन का पति, बाई परिवार का भावी मुखिया। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, ये जिनसोंग उत्साह से कांपने लगा। अध्याय 536 उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड। ये युनझांग ने दृढ़ निगाहों से ये शाओपिंग को देखते हुए कहा, पिताजी, इस बार हम प्रतियोगिता के मंच पर सू चेन को जरूर हरा देंगे, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान हासिल करेंगे और जिनसोंग के लिए और अधिक संसाधन जुटाएंगे ताकि पर्दे के पीछे से 5 महान महापरिवारों की नज़र उस पर पड़े। ये शिचेंग ने भी जोर से सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ बड़े चाचा जी, चिंता मत कीजिए, ये हमारे पूरे ये परिवार के भविष्य का सवाल है। हम पूरी ताकत लगा देंगे। ये परिवार के शीर्ष 3 परिवारों में सबसे निचले पायदान से महज कुछ दशकों में शीर्ष पर पहुंचने का कारण ये परिवार की एकता की भावना और भिड़िए का नियम था, जिसके अनुसार बलवान कमजोरों का शिकार करता है। वे इस सच्चाई को जानते थे, जब कोई व्यक्ति दाव को प्राप्त कर लेता है तो उसके पालतू जानवर भी स्वर्ग में चले जाते हैं। ये जिनसोंग ने ये युनझांग और ये शिचेंग के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, चचेरे भाई युनझांग, चचेरे भाई शिचेंग, चिंता मत करो। अगर इस बार मुझे 5 महान महापरिवारों द्वारा गुप्त शिष्य के रूप में चुना जाता है तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। फिर ये जिनसोंग ने अपनी जेब से एक चेरी टमाटर निकाला और ये शाओपिंग को दे दिया। बड़े चाचा जी, ये वही फल है जो सू चेन ने लिन वानिक्सू को पिछली बार उनके साथ भोजन करते समय दिया था। इसे खाने के बाद उसे अचानक एक मार्शल तकनीक समझ आ गई। उस समय लिन वानिक्सू की ग्रैंड मास्टर स्तर की कीमती कलाकृति बर्फ की तलवार ने इसके कारण एक अद्भुत चमत्कार दिखाया। ये जिनसोंग पिछले कुछ दिनों से 935 संगठन में जिन चेंगजिन के साथ प्रशिक्षण ले रहा था और वापस नहीं लौटा था, वह आज ही वापस आ पाया है। हालांकि उन्होंने इस चेरी टमाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रखा था, इसलिए इसकी ताजगी बिना किसी नमी के नुकसान के बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रही। ये शाओपिंग ने चेरी टमाटर को हर कोण से देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। फिर उसने उसे ये चांदकियू और ये जिनरों को दे दिया। उसे देखने के बाद वे भी कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने भी सिर हिलाया। ये चांदकियू ने कहा, मुझे लगता है कि यह चेरी टमाटर सिर्फ एक साधारण टमाटर है, ये निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा सू चेन ने लिन वानिक्सू को दिया था। क्या ऐसी अफवाह नहीं थी कि लिन काइवू की 5 पोतियों ने हिल्टन परिवार के मुआवजे के तौर पर दिए गए पीले दिल वाले आड़ू खा लिए और सीधे प्रथम श्रेणी मध्यवर्ती से प्रथम श्रेणी उन्नत में प्रवेश कर गईं? कई दिन बीत गए हैं और हिल्टन परिवार की ओर से मिली खबरों के अनुसार उन्हें पीले दिल के आकार के आड़ू के उस बैच में कुछ भी अलग नहीं मिला। ऐसी कोई चीज़ तो दूर की बात है जो किसी को एक छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सके। यह आड़ू वह आड़ू नहीं है और यह फल वह फल नहीं है। जिनसोंग, ये फल लो, इसे धोल लो और खा लो। इतना कहते हुए ये चांदकियू ने चेरी टमाटर ये जिनसोंग को दे दिया। ठीक है, ये जिनसोंग ने फल ले लिया। फिर ये शिचेंग ने गलियों में ताओवादी ताबीज़ों, विशेषकर भाग्य के ताबीज़ों की बिक्री के हालिया चलन का जिक्र किया। ये चांदकियू ने कहा, ये तो पक्का नकली हैं। इतनी आसानी से दौलत कैसे मिल सकती है? हालांकि सू चेन की दौलत वाकई बहुत अच्छी है। युनझांग, शिचेंग, आप दोनों को सावधान रहना चाहिए। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो बहुत संभावना है कि सू चेन को पीके मुक्त वाला लॉट मिलेगा। पिछली बार उनके बेटे ये युवानचुन ने फेंगशुई और भाग्य के ज्ञाता गुरु दुवानवुया को सू चेन का भाग्य बदलने के लिए मंत्र पढ़ने का निमंत्रण दिया था। लेकिन उस समय न केवल सू चेन का भाग्य बदलने में सफलता नहीं मिली, बल्कि दुवानवुया की भी मौके पर ही अचानक मृत्यु हो गई। ये स्पष्ट था कि सू चेन के पास मौजूद धन संपत्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। उस धन संपत्ति को छूने का प्रयास करना गंभीर दुष्परिणाम भुगतने का कारण बन सकता था। लेकिन इस बार उनके और हिल्टन परिवार के लोगों के एक साथ आने से भले ही सू चेन लगातार 4 बार पीके मुक्त लॉटरी जीत लें और शीर्ष 4 में पहुंच जाएं, फिर भी उन्हें अंत में 2 लोगों से मुकाबला करना होगा। ये दोनों लोग निश्चित रूप से उनके परिवार या हिल्टन परिवार से ही होंगे, इसलिए वे सू चेन को निश्चित रूप से मार सकेंगे। इसके अलावा आज अवला हिल्टन से बात करने के बाद उसने कुछ योजना भी बनाई है। अगर वह योजना सफल हो जाती है तो सू चेन व्यक्तिगत प्रतियोगिता के मंच पर निश्चित रूप से हार जाएगा। योजक चिन्ह। इसी क्षण एली हिल्टन की ओर उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें उत्साह से भरी हुई थीं। पिताजी, मैं सफल हो गया। मैंने 6ठे उन्नत स्तर को पार कर लिया है। एओला हिल्टन ने सिर हिलाया। ठीक है, आज रात अपने साम्राज्य को अच्छी तरह मजबूत कर लो। कल से आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होगी। हर कोई चैंपियन बनना चाहता है, किसी को भी कम मत समझो। यहाँ तक कि ये परिवार जो हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है, शायद चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। एली हिल्टन ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो पिताजी, मुझे पता है। कायला परिवार का दिल जीतने का ये हमारा सबसे अच्छा मौका है। मैं चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा।
मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। मैं स्वर्ग में माँ की आत्मा को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, आंवला ने सिर हिलाया और फिर चली गई। एली हिल्टन ने खिड़की से बाहर समृद्ध और उज्ज्वल रात्रि दृश्य को देखा, उसकी आंखों में विजय का भाव था। सू चेन, मैं अब 6ठे रैंक का उन्नत योद्धा हूँ, जबकि तुम केवल 5वें रैंक के उन्नत योद्धा हो। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। तुम्हारे तथाकथित धन दौलत और खजाने मेरे सामने बेकार साबित होंगे। तो क्या हुआ अगर आप एक शुरुआती ग्रैंडमास्टर को मुक्का मार सकते हैं, एक मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर को लात मारकर मौत के घाट उतार सकते हैं, और एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर को कुछ ही सेकंड में मार सकते हैं। यह आपकी असली क्षमता नहीं है। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखानी होगी। असली काबिलियत के बिना बस मेरी तलवार के नीचे एक आत्मा बनने का इंतजार करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सू चेन की बात करें तो परिवार के साथ रात का खाना खाने और टहलने के बाद सू चेन बर्तन धोने ही वाला था कि लिन वानिक्सू ने उसे रोक दिया। फिर वह सू चेन को खींचकर ऊपर उनके कमरे में ले गई। पतिदेव, आज रात प्रतियोगिता से पहले की आखिरी रात है। आपको अच्छे से साधना करनी चाहिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। हालांकि उसे विश्वास था कि सू चेन व्यक्तिगत प्रतियोगिता जीत सकता है, लेकिन सू चेन का स्तर अभी भी 5वीं उन्नत श्रेणी में था, ये देखकर वह चिंतित थी। वह जानती थी कि उसका पति बहुत रहस्यमय है, लेकिन किसी व्यक्ति का दायरा उसकी अपरिवर्तनीय पूंजी होती है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। वह कल को लेकर बहुत चिंतित थी। प्रतियोगिता का वह चरण जहां अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। डिंग, मेजबान को बधाई हो, क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। पहला विकल्प, लिन वानिक्सू से कहें चलो खाने के बाद थोड़ा व्यायाम करते हैं, और मेजबान को एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड से पुरस्कृत करें। दूसरा विकल्प, लिन वानिक्सू से कहें ठीक है, मैं जिम में अभ्यास करने जाता हूं, और मेजबान को प्रारंभिक कीमियागरी एलिमेंट्री अल्कमी से पुरस्कृत करें, जो शुरुआती ची और रक्त की गोलियों के लिए नुस्खा और शोधन तकनीक है। इस बार जो 2 पुरस्कार प्रकट हुए वे पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। कुछ जानकारी न होने के कारण सू चेन ने तुरंत अपने मन में मौजूद सिस्टम से पूछा, सिस्टम, उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड के कार्य की व्याख्या करो। उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड होस्ट को 5वीं ग्रेड एडवांस्ड से 6ठी ग्रेड इनिशियल स्टेज में सीधे प्रवेश करने की अनुमति देता है। ये कार्ड बहुत बढ़िया है। इस कार्ड की मदद से वह तुरंत 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर सकता था। क्या एलिमेंट्री अल्कमी और बिगिनर ची और ब्लड पिल दूसरे विकल्प में पुरस्कृत किए जाते हैं? सिस्टम, शुरुआती ची और रक्त की गोली का क्या प्रभाव होता है? यह मेजबान की ची और रक्त शक्ति के 300,000 अंक तुरंत पुनः पूर्ति कर सकता है। ये तो उसकी पत्नी जिकिंग द्वारा दी गई ची और रक्त की गोली के प्रभाव से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। पत्नी जिकिंग के पूरे परिवार ने कई वर्षों तक अंक संचित किए थे और उन्हें केवल 6 ची और रक्त की गोलियों के बदले में दिया था, जो दर्शाता है कि वे वास्तव में कितने कीमती हैं। इसके अलावा जिकिंग की पत्नी द्वारा आदान प्रदान की गई ची और रक्त की गोली ने तुरंत 200,000 अंक ची और रक्त शक्ति की भरपाई कर दी। जो इनाम सिस्टम अभी दे रहा है वह तुरंत 300,000 क्यूई और ब्लड पावर पॉइंट्स की भरपाई कर देता है। से मजबूत। अध्याय 537 आज रात लिन वानिक्सू और मू जिकिंग सू चेन को सफलता दिलाने में मदद करेंगे। कीमियागरी सचमुच अद्भुत है। हालांकि वह व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, इसलिए अपनी ताकत में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने तुरंत फैसला कर लिया। उसने लिन वानिक्सू की कलाई पकड़ ली, जो बर्तन धोने के लिए नीचे रसोई में जाने वाली थी, उसे घुमाया और अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। लिन वानिक्सू ने कहा, आह प्रिय। सू चेन मुस्कुराते हुए उसके करीब झुक गया और बोला, पत्नी, क्यों न हम रात के खाने के बाद कुछ व्यायाम करें और दोहरी साधना तकनीक का अभ्यास करें। सू चेन की बातें सुनकर लिन वानिक्सू ने तुरंत अपने माथे पर हाथ फेरा और उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से चमक उठीं। तुम सही कह रहे हो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। प्रिय, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो दोहरी साधना तकनीक शुरू करते हैं। वह सचमुच उस क्षण में खोई हुई थी, केवल सू चेन को जल्दी से साधना कराने के बारे में सोच रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी बेटियों को उनकी अंतिम परीक्षाओं से पहले पढ़ाई करवाती थी। डार्लिंग, मैं जिकिंग को बुला लाती हूँ। इससे अगर मैं थक जाऊं तो जिकिंग आसानी से तुम्हारे साथ साधना कर सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले तुम 6ठी कक्षा तक पहुंच जाओ। लिन वानिक्सू जितना बोलती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। वह जल्दी से नीचे भागी और मू जिकिंग को फोन किया। सू चेन ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। वाकई इस मामले में उसकी पत्नी उससे कहीं अधिक सक्रिय थी। मेरी प्यारी बच्चियों, बस इंतजार करो और देखो कि तुम्हारा पति बाद में तुम्हें कैसे जीत लेता है। टिल्ड। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने सही चुनाव किया है। मेजबान को विशेष रूप से एक एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स अपग्रेड कार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। क्या होस्ट इस अपग्रेड कार्ड को अभी सक्रिय करना चाहता है? अभी नहीं, मैं इसे बाद में सक्रिय करूंगा जब मैं वानसुए के साथ साधना कर रहा हूं। इस तरह ये दोनों पत्नियों को और भी उत्साहित कर देगा। हाँ हाँ।
जब लिन वानिक्सू ने मू जिकिंग को ढूंढकर रात के लिए अपना ज़रूरी काम समझाया तो मू जिकिंग शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और फिर कहा, बहन वानिक्सू, रात लंबी है और पूरी रात चलेगी। भाई सू चेन बीच में ही ऊर्जा खर्च करके ज़रूर भूखा हो जाएगा। चलो कुछ सामान ऊपर ले चलते हैं ताकि बाद में खाना लेने के लिए रसोई में न जाना पड़े। लिन वानिक्सू ने तुरंत मू जिकिंग को अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी और कहा, वाह, चलो रसोई में जाकर देखते हैं। तभी सू केक्सिन अंदर आए। उसने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को देखा और पुकार कर कहा, माँ, मौसी मू, क्या आप दोनों अभी खाली हैं? मुझे एक मार्शल आर्ट के बारे में आपसे पूछना है। इस समय लिन वानिक्सू कैसे मुक्त हो सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी बेटी को आज रात के काम के बारे में नहीं बता सकती थी। तो उसने सिंक में रखे बर्तनों की ओर इशारा करते हुए सू केक्सिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, केक्सिन, आज रात हम दोनों, आंटी मू, बहुत व्यस्त हैं। हमें कुछ बहुत ज़रूरी काम है। कृपया मम्मी की बर्तन धोने में मदद करो। धोने के बाद उन्हें सुखाकर अलमारी में रखना मत भूलना। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू केक्सिन अचंभित दिखीं। क्या इस समय बर्तन धोने का काम हमेशा माँ ही नहीं करती थी? माँ और मौसी मू दोनों को अचानक इस समय कोई ज़रूरी काम क्यों करना था? हालांकि वह एक आज्ञाकारी और अच्छी बेटी थी, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और आज्ञाकारी होकर बर्तन धोने चली गई। इसी क्षण लिन वानिक्सू ने फ्रिज खोला और मू जिकिंग से बात करते हुए कहा, क्या हम कुछ अंगूर ला सकते हैं? ठीक है, और प्यास बुझाने के लिए कुछ खीरे भी। अच्छा, और कुछ ब्रेड भी। मैं टोस्ट ऊपर ले आता हूँ। लिन वानिक्सू को अचानक एक विचार आया और उसने कहा, इतनी सारी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इलेक्ट्रिक हॉट पॉट को ऊपर ले चलते हैं। अगर भूख लगे तो हॉट पॉट खा लेंगे। कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा विचार है। फिर हम सामग्री चुन लेंगे। ऊपर एक छोटा फ्रिज है, हम उसे बाद में कमरे में रख सकते हैं। ठीक है, कुछ मेमने के कबाब, सुअर की किडनी और कुत्ते का मांस लाओ। हमें और कुत्ते का मांस लाना होगा, वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मू जिकिंग ने जोर से सिर हिलाया, और प्याज भी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की आंखों में अनकहे अर्थ को समझते हुए एक दूसरे की ओर देखा और फिर फ्रिज से कामोत्तेजक सभी सामग्रियां निकाल लीं। प्रोसेस्ड लोच मछली, प्रोसेस्ड लैम्ब स्लाइस, हरी प्याज इत्यादि। सू केक्सिन बर्तन धो रही थी और साथ ही लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को फ्रिज में सामान ढूंढते हुए देख रही थी। उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर उसे लगा जैसे उसे कोई राज पता चल गया हो। उसने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, न ही कुछ कहने की हिम्मत की, और आज्ञाकारी भाव से बर्तन धोने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि वह मन ही मन बहुत गपशप करने वाली थी और बर्तन धोने के बाद इस मामले को अपनी बहनों के साथ साझा करने की योजना बना रही थी। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने अपना सामान व्यवस्थित किया और ऊपर चले गए। जाने से पहले लिन वानिक्सू ने सू केक्सिन को यह भी याद दिलाया कि बर्तन अलमारी में रखने के बाद कीटाणुनाशक फंक्शन को दबाना न भूलें। सू केक्सिन ने सिर हिलाया। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग के जाने के बाद सू केक्सिन ने तुरंत अपने हाथ सुखाए और बहनों के ग्रुप चैट में एक संदेश भेजा, माँ और मौसी मू अभी अभी गर्मागर्म बर्तन बनाने की ढेर सारी सामग्री ऊपर ले गई हैं। माँ ने यह भी कहा कि उन्हें और आंटी मू को आज रात कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? आधी रात को हॉट पॉट खाना? सू यू, शायद इसलिए क्योंकि कल हीरोज टूर्नामेंट है। मम्मी और आंटी मू को चिंता है कि पापा सो नहीं पाएंगे या उन्हें परीक्षा से पहले घबराहट हो रही है, इसलिए वे पापा का तनाव कम करने के लिए आधी रात को उनके साथ गर्मागर्म सूप खाने की तैयारी कर रही हैं। सू यूतोंग, मम्मी और मौसी मू ने हॉट पॉट के लिए कौन कौन सी सामग्रियां चुनी? सू केक्सिन ने ग्रुप चैट में कुछ याद की हुई सामग्री टाइप की, चाइव्स, कुत्ते का मांस। माँ ने तो यहाँ तक कहा था कि कुत्ते का मांस तो लाना ही है, और साथ ही मेमने की सीखें, सुअर की किडनी, हरी प्याज इत्यादि। मुझे बाकी चीज़ें ठीक से याद नहीं हैं। सू यूतोंग, हे आज रात सोते समय सभी लोग ईयरप्लग पहनना याद रखें। सू जिहान, क्यों? ये ईयरप्लग पहनने में असहज हैं। सू यनुओ, समझ गई। मेरा कमरा पापा के कमरे के ठीक बगल में है। सू यूतोंग, मैं आज रात तुम्हारे कमरे में ही रुकूंगी। सू यूतोंग, ठीक है। सू केक्सिन, आप दोनों कोड में क्या बात कर रहे हैं? एट सू यूटोंग एट सुएन्युओ। सू जिहान, छवि छवि छवि। सू जिहान द्वारा भेजी गई सभी तस्वीरें प्रत्येक सामग्री के कार्यों की खोज थीं, और बारीकी से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो गया कि इन सभी सामग्रियों का एक सामान्य कार्य था, कामोत्तेजक। अचानक ग्रुप चैट में सन्नाटा छा गया। सू केक्सिन ने जल्दी से अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ नीचे ना आ रही हो। वह शर्मा गई और बर्तन धोने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लगातार अपनी पसंदीदा एक मधुर कविता गुनगुनाती रही। सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, पीली नदी समुद्र में बहती है। 1000 मील दूर तक देखने के लिए एक और मंजिल ऊपर चढ़ो। वह बार बार इस कविता को दोहराती रही, अपने मन में उठ रहे आपत्तिजनक विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही। एक पवित्र लड़की बनना,
लेकिन कुछ और बार कविता पढ़ने के बाद अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे ये कविता भी बहुत ही संकेतपूर्ण थी। उसने अपना सिर हिलाया और भेड़ें गिनना शुरू कर दिया। 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़। कुछ ही देर में सुकेक्सिन ने बर्तन धोना समाप्त किया, उन्हें सुखाया, अलमारी में रखा और कीटाणुनाशक बटन दबा दिया। काम खत्म करने के बाद वह ऐसे रसोई से भागी जैसे उसकी पीठ में आग लगी हो। उसे डर था कि लिन वानिक्सू और मुजिकिंग कहीं और से सामान लेने नीचे न आ जाएं और स्थिति अटपटी न हो जाए। वह अभी भी एक युवती थी। अध्याय 538 गपशप करने वाली 5 बहनें 3 और जब सुकेक्सिन प्रशिक्षण कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर बाद सुयुयू ने दरवाजा खोला। सुकेक्सिन को देखकर उसने राहत की सांस ली, फिर दरवाजा इतना ही खोला कि सुकेक्सिन जल्दी से अंदर आ सके। सुकेक्सिन के अंदर आते ही सुयुयू ने तुरंत दरवाजा फिर से बंद कर दिया। आप सब क्या कर रहे हैं? आप इतने रहस्यमय क्यों बन रहे हैं? सुकेक्सिन ने हैरानी से पूछा। हे, हम मम्मी और पापा की जिंदगी की इस बड़ी घटना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम भी शामिल होना चाहोगी? सुयुयू हंसी और सुकेक्सिन को सुयुतोंग और बाकी लोगों की तरफ खींच ले गई। वे उस समय प्रशिक्षण नहीं कर रहे थे, बल्कि पालती मारकर एक साथ बैठे सूरजमुखी के बीच चबा रहे थे और गपशप कर रहे थे। जब सुकेक्सिन को पता चला कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो वह शर्म से लाल हो गई और बोली, अरे बाप रे, क्या तुम सबको शर्म नहीं आती? 18 साल की लड़कियां ऐसी बातें कर रही हैं। चुप रहो, अगर मम्मी पापा ने सुन लिया तो वे हमें जरूर मारेंगे। सुयनुओ ने सूरजमुखी का बीज फोड़ते हुए कहा, डरने की क्या बात है? प्रशिक्षण कक्ष में ध्वनिरोध बहुत बढ़िया है। देखो, पिताजी कल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। माँ और मौसी जरूर पिताजी की साधना में सुधार करना चाहती हैं, इसलिए वे पिताजी के साथ उस तकनीक का अभ्यास कर रही हैं। तुम्हें पता है ना मैं किस तकनीक की बात कर रही हूँ? वे तो गर्मागर्म खाना बनाने की तैयारी में ढेर सारे व्यंजन ऊपर ले आए हैं। लगता है उनकी रात लंबी होने वाली है। बेटियां होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? हम कैसे मदद कर सकते हैं? सुजिहान ने बहुत गंभीरता से पूछा। सुयनुओ ने सूरजमुखी के बीच चबाते हुए कहा, मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है ना? अगर हम सब मिलकर सोचें तो हमें ज़रूर कोई अच्छा विचार आ जाएगा। सुयुयू ने कहा, मैं कुछ और सब्जियां धोकर मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे पर रख देती हूँ। इससे अगर उनका खाना खत्म हो जाए और वे नीचे जाकर और खाना लाने वाले हों तो उन्हें हमारी छोड़ी हुई सब्जियां दिख जाएंगी और उन्हें नीचे नहीं जाना पड़ेगा। इससे मम्मी पापा का समय भी बचेगा। कैसा रहेगा? सुयनुओ ने सिर हिलाकर कहा, ये ठीक है, लेकिन अभी तापमान काफ़ी अधिक है, इसलिए हमें सब्जियों को ताज़ा रखने के तरीकों पर विचार करना होगा, खासकर इसलिए कि यह रात लंबी होने वाली है, लगभग 8 या 9 घंटे की। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में एक फ्रिज है। हम फ्रिज को धक्का देकर मम्मी पापा के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। सुकेक्सिन को पहले तो उनकी बातचीत में शामिल होने में शर्म आ रही थी, लेकिन जब उसने उन्हें इस बारे में बात करते सुना तो उसे लिन वानिक्सू और मुजिकिंग की रसोई में हुई बातचीत याद आ गई। उसने कहा, माँ को अब तक फ्रिज को दूसरी मंजिल से नीचे पापा के कमरे में धकेल देना चाहिए था। सुयनुओ ने कहा, तो फिर हम फ्रिज को रसोई से उठाकर मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे पर रख देंगे, कैसा रहेगा? अगर वे पहले मार्शल आर्ट के जानकार नहीं थे तो सुयनुओ का सुझाव सुनकर वे केवल इतना ही कह पाते, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि अब 5 बहनें द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट हैं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। सुयनुओ अकेले ही एक पूरे बड़े रेफ्रिजरेटर को आसानी से उठा सकती है। सुजिहान ने कहा, ठीक है, तो चलिए अब बाहर जाकर और सब्जियां खरीद लेते हैं। फ्रिज में जो सब्जियां हैं वो आज खत्म नहीं हुई और मम्मी और आंटी मुंह के कुछ सब्जियां ऊपर ले जाने के बाद शायद ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं होगा। सुयुतोंग ने कहा, ठीक है, मैंने मम्मी पापा और आंटी मुंह के लिए एक खास मेनू तैयार कर लिया है। हम बस बाहर जाकर उन्हें खरीद लेंगे। एलीग प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मैच कल हैं, इसलिए बाहर की दुकानें इन दिनों बंद नहीं हो रही हैं, वे 24 घंटे खुली रहती हैं। सुयनुओ खड़ी हुई और बोली, चलो चलें, किराने का सामान खरीदने का समय हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमें कुछ और खिलौने खरीदने चाहिए? मासूम सुकेक्सिन ने पूछा, किस तरह के खिलौने? सुयुतोंग ने सुयनुओ से सांकेतिक भाषा में बात करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, किराने का सामान खरीदना ही काफ़ी है। ठीक है। 5 बहनें एक साथ प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल गईं। सुकेक्सिन उनके पीछे पीछे गई और सुयुयू को एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए सुयनुओ द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए सांकेतिक शब्दों के बारे में पूछा। सुयुयू द्वारा बताए जाने पर उसका सुंदर सा चेहरा फिर से लाल हो गया। आह 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 आह, दूसरी बहन, चौथी बहन, तुम दोनों कितनी गंदी हो। सुयनुओ हंसते हुए पीछे पीछे चली और सुकेक्सिन के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, तीसरी बहन, हम सब अब बड़े हो गए हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नहीं। मैं गंदी बातें कैसे कर रही हूँ? ये तो बड़ों की आम बातचीत का विषय है।
आपको हमारी वयस्क दुनिया के अनुकूल ढलना होगा। सू केक्सिन का चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून निकलने वाला हो। सू युतोंग ने अपने बैग से एक कॉमिक बुक निकाली और सू केक्सिन की तरफ फेंकते हुए कहा, और कॉमिक्स पढ़ो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सू केक्सिन ने कॉमिक बुक खोली और स्ट्रीटलाइट की रोशनी में देखा कि कॉमिक में बनी 2 आयामी सुंदरियों को बहुत ही अतिरंजित शैली में चित्रित किया गया था। उसे अपनी बनाई सुंदरियों की याद आई और वह तुरंत आ आ आ आ करते हुए कॉमिक बुक बंद करके बोली, अब मुझे समझ आया कि कोई कॉमिक स्टूडियो मेरी खूबसूरत चित्रकारी क्यों नहीं खरीदता। ये तो बिल्कुल ही अलग स्तर की हैं। वह इतनी सुंदरियों के चित्र बनाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। बहुत ज्यादा शर्मीली। सू युतोंग ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें प्रेरणा नहीं दे रही हूँ? और पढ़ो और तुम्हें चित्र बनाना आ जाएगा। फिर तुम हमारे माता पिता की प्रेम कहानी पर एक कॉमिक बना सकती हो जिसे सिर्फ हम 5 बहनें देखेंगी, कोई और नहीं। मैं तुम्हें रक्त पत्थर दूंगा। ये सुनकर सू यनुओ ने तुरंत कहा, मैं भी। पापा को बेहद हैंडसम दिखाना है, मम्मी को बेहद खूबसूरत दिखाना है, और हाँ, हमारी कूल और हैंडसम दूसरी बेटी सू सिपिन को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरी छवि को अच्छा बनाओ, इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें ढेर सारे ब्लडस्टोन दूंगा। इसके बाद सू केक्सिन को उसकी 4 बहनों द्वारा एक कीमती पांडा की तरह माना गया, जिन्होंने उसे वादों से लुभाने की कोशिश की और उसे उन्हें खूबसूरती से चित्रित करने के लिए कहा। हालांकि सू जिहान ने अनुरोध किया कि उनकी छवि को कॉमिक बुक में दिखाए गए चित्रों की तरह न बनाया जाए, क्योंकि वे बहुत ही उत्तेजक थे। वह चाहती थीं कि उन्हें शालीन कपड़ों में चित्रित किया जाए। सू यूयू ने सू केक्सिन से अपना कटर बनाने के लिए कहा। 5 बहनें बातें करती और हंसती हुई सड़क पर पहुंचीं और उस सुपरमार्केट में चली गईं जहां वे पिछले कुछ दिनों से शियाओ युक्सियू के साथ किराने का सामान खरीद रही थीं। इस समय सुपरमार्केट में अत्यधिक भीड़ थी। कुछ लोगों ने तो सुपरमार्केट के अंदर ही एक खाली जगह ढूंढ ली और अलमारियों से टेक लगाकर सो गए। वे सोने के लिए शहर के बाहरी इलाके में लौटने की योजना नहीं बना रहे थे, वे वहीं सोने वाले थे और फिर कल सुबह जब एलीट प्रतियोगिता शुरू होगी तो अच्छे देखने के स्थान पाने के लिए जल्दी करने वाले थे। क्योंकि हाल ही में सड़कों पर एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का गठन किया गया था, जिसने पैदल चलने वालों को सड़कों पर सोने से मना किया था ताकि सड़क की सुंदरता और सामान्य कामकाज प्रभावित न हो। इसलिए कई लोगों ने सुपरमार्केट में सोने का विकल्प चुना, जहां वे एयर कंडीशनिंग का भी आनंद ले सकते थे, जो काफी सुखद था। सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद 5 बहनों ने काम को आपस में बांट लिया और प्रत्येक ने अलग अलग सामान खरीदा ताकि वे जल्दी से किराने का सामान लेकर बिल का भुगतान कर सकें। सू यनुओं का काम मांस वाले सेक्शन में जाकर भेड़ का मांस और गोमांस खरीदना था। इस समय कई लोग बारबेक्यू की तैयारी के लिए मांस खरीद रहे थे। सू यनुओ कतार में खड़ी थी और इंतजार करते हुए उसने नवीनतम जानकारी के लिए एलीट कंपटीशन ऐप ब्राउज करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। सू यनुओ। अचानक आगे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। सू यनुओ ने ऊपर देखा और पाया कि पंक्ति में दूसरे स्थान पर खड़ी हुआ यिकिंग उसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। सू यनुओ ने उदासीनता से जवाब दिया। अध्याय 539। हुआ यिकिंग ने खुद को अच्छा व्यक्ति होने का काट दिया। सू यनुओ, तुम क्या खरीद रही हो? मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। संयोग से ये हुआ यिकिंग की बारी थी और उसने सू यनुओ से बात की। सू यनुओ से आगे कतार में अभी भी 6 लोग थे। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। सू चौथे रैंक की अधिकारी होने के नाते वह इस तरह के छोटे से एहसान को स्वीकार करने से कतराती थी। वैसे भी आज रात उसके पास काफ़ी समय था। उसे केवल मांस वाले सेक्शन से खाना खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हुओ यिकिंग ने अपनी परदादी की पसंद के मटन के टुकड़े और मेमने के कबाब खरीद लिए। एक भारी थैला लिए हुए वह सू यनुओ के पास गया और पूछा, तुम क्या खरीदने की योजना बना रही हो? सू यनुओ ने ऊपर देखा और अपने बगल में हुओ यिकिंग को खड़ा पाया। अचानक उसे सू युतोंग की कही बात याद आ गई कि यह लड़का उसे पसंद करता है। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यनुओ की बात सुनकर हुआ यिकिंग की गर्दन लाल हो गई। वह वहीं जम गया, अपने निचले होंठ को काटते हुए बोला, नहीं। दरअसल वह सच में यह बात स्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब वह सू यनुओ के सामने आया तो शब्द उसके होठों तक तो पहुंचे, लेकिन वह उन्हें कहने का साहस खो बैठा। उसे डर था कि अगर उसने यह बात कह दी तो वे साधारण दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। ओह अच्छा, मुझे याद है मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वैसे भी मुझे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुरुष तो मेरी तरक्की की रफ्तार को ही धीमा करते हैं। आपकी यह बात सुनकर मुझे राहत मिली है। तुमने मटन भी खरीदा। सीधी बात करने की शौकीन सू यनुओ ये जानकर कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, सहज हो गई और उससे बातचीत करने लगी। उसकी नज़र संयोगवश हुआ यिकिंग के हाथ में पकड़े हुए पारदर्शी शॉपिंग बैग पर पड़ी। अंदर ताजे मटन के टुकड़ों के कई डिब्बे रखे थे। वह बिल्कुल वही चीज़ खरीद रही थी जो वह खरीदने की योजना बना रही थी।
हुआ यिकिंग अभी सू यनुओं की बातों से उबर भी नहीं पाया था। चौंक कर उसने अनायास ही शॉपिंग बैग उठा लिया। आह ओम हाँ। कभी हकलाने वाले युवा मास्टर हुआ अचानक हकलाने लगे। इस समय सबसे बड़े युवा स्वामी हुआ के मन में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। जिस हृदय को वह अत्यंत प्रिय मानता था, अचानक उसके चारों ओर की गर्म धूप एक सर्द सर्दी में बदल गई। सू यनुओ खिलखिलाकर मुस्कुराए, अपना फोन एक तरफ रख दिया और दोस्त की तरह हुआ यिकिंग के कंधे पर थपथपाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी आधी रात को मटन हॉटपॉट खाना पसंद होगा। खैर तुम वयस्क हो, इस तरह की ज़रूरतें होना स्वाभाविक है। आखिरकार सभी पुरुषों को मजबूत होना पसंद होता है। आज रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बहुत खुश होगी। ठीक है, अब और फालतू बातें नहीं। जल्दी वापस आओ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। अगर हुआ यिकिंग की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह और भी ज़्यादा निश्चिंत हो सकती थी। जब से वह बच्ची थी, जब भी कोई उसे पसंद करने की हिम्मत करता, वह सबसे पहले अपना रुख स्पष्ट कर देती थी कि वह उन्हें पसंद नहीं करती। अगर उन्होंने फिर भी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो उन्हें उसके कठोर लोहे के मुक्कों का सामना करना पड़ेगा। हुआ यिकिंग सू यनुओं की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। वह मटन स्लाइस की बात से सीधे उसकी गर्लफ्रेंड होने की बात पर कैसे पहुंच गई। और इस तरह की ज़रूरतें होना सामान्य बात है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने यह अपनी बड़ी चाची के लिए खरीदा है। वह रात भर लाइव स्ट्रीम देखते हुए मटन हॉटपॉट और बारबेक्यू खाना चाहती हैं, हुआ यिकिंग ने जल्दी से समझाया। और इस समय हुआ यिकिंग का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने सू यनुओं की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे इस तरह की ज़रूरतें नहीं हैं। ये कहने के बाद उसे लगा कि उसने फिर से कुछ गलत बोल दिया है। अगर उसे इस तरह की ज़रूरतों की कमी होती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह नपुंसक है। उन्होंने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहा, मैं इस मामले में बहुत शक्तिशाली हूँ। ये कहने के बाद उसे लगा कि उसने फिर से कुछ गलत बोल दिया है। वह अपनी देवी के सामने ऐसी बात कैसे कह सकता था। ये बहुत अचानक हुआ, इससे सू यनुओं को लगेगा कि वह एक लंपट है। उसने जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहा, मैं वह इसे कैसे सुधार सकता था। सबसे बड़े युवा स्वामी हुओ का दिमाग सुन्न हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनकी जबान अटक गई थी। आखिरकार उन्होंने मैं एक अच्छा इंसान हूँ कहा और अपना शॉपिंग बैग लेकर जल्दी से चले गए। सू यनुओं ने हुओ यिकिंग को जाते हुए देखा और बेबसी से मुस्कुराए। आह, जैसा कि उम्मीद थी, पुरुष यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें पौरुष शक्ति बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। सच कहूँ तो इसमें शर्माने की क्या बात है। ओल्ड फोर्थ से बात करना अब भी ज़्यादा दिलचस्प है। हमने मुश्किल से 2-4 वाक्य ही बोले थे, गाड़ी अभी चली भी नहीं थी और वो खुद को अच्छा इंसान बताकर भाग गया। उबाऊ, मर्द कितने उबाऊ होते हैं। कुछ देर बाद सू यनुओं की मांस खरीदने की बारी आई। उसने सू युतोंग द्वारा मांगे गए भेड़ और कुत्ते के मांस का ऑर्डर दिया, फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा, चाची क्या कोई और मांस है जो पौरुष शक्ति के लिए अच्छा हो। मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। मांस बेचने वाली आंटी ने सू यनुओं को एक समझदारी भरी नज़र से देखा और कहा, जवान होना अच्छा है छोटी बच्ची। तुम अपने प्रेमी को मर्दानगी बढ़ाने वाले इतने सारे व्यंजन खिला सकती हो। मेरे पति के विपरीत अगर मैं उन्हें तुरंत असर करने वाली वियाग्रा भी दे दूं तब भी वे ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ चाची को इस बारे में बहुत अनुभव है। भेड़ का लिंग, बैल का लिंग, सुअर का लिंग, सुअर की रज्जू और भेड़ की रज्जू। आंटी, ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, मेरे पापा के लिए है। ठीक है आंटी, आपने जो भी बताया है मुझे वो सब 2-2 पाउंड दे दीजिए। नहीं, हर चीज़ 3 पाउंड कर दीजिए। ये सुनकर मांस बेचने वाली आंटी हंस पड़ी। तो बात यह है, तुम्हारी माँ को आज रात खूब दावत मिलने वाली है। मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। खाना खरीदने के बाद सू यनुओ सू युतोंग को ढूंढने चली गई। सू युतोंग सब्जियों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार थी। अब तक वह भी अपना काम पूरा कर चुकी थी। वे दोनों बातें करते हुए दूसरी बहनों को ढूंढने निकल पड़ीं। सू युतोंग ने कहा, मैंने पहले देखा था। क्या हुआ यिकिंग आपसे बात कर रही थी। हाँ, तुमने उसके साथ क्या किया। वह गुस्से से लाल होकर क्यों भाग गया। सू यनुओ ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने अभी अभी उसे बताया। इसके बाद सू यनुओ ने सू युतोंग को हुओ यांकिंग के साथ अपनी पिछली बातचीत के बारे में बताया। ये सुनकर सू युतोंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने सू यनुओ को अंगूठा दिखाते हुए कहा, तुम वाकई कमाल हो। तुम बिना शर्माए या दिल की धड़कन तेज हुए किसी लड़के से सीधे सीधे ऐसी बातें कह सकती हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हुआ यिकिंग भागा तो उसकी गर्दन और चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून निकलने वाला हो। क्या ऐसी कोई बात है जो कहीं नहीं जा सकती। वही तो मुझसे बात करने आया था। छी, उसके बारे में बात न करें, वो तो उबाऊ है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प बताती हूँ। अभी मैंने उससे पूछा था। इसके बाद सू यनुओ ने सू युतोंग को मांस बेचने वाली आंटी द्वारा सुझाए गए अन्य पौरुष बढ़ाने वाले व्यंजनों के बारे में बताया।
अंत में सू यनुओ ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, सू युतोंग, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम मम्मी पापा और आंटी मुंह के लिए इतने सारे ताकत बढ़ाने वाले व्यंजन तैयार करेंगे तो कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा आंतरिक गर्मी न हो जाए और नाक से खून न आने लगे? अगर उनके शरीर में बहुत ज़्यादा आंतरिक गर्मी हो जाती है तो उन्हें उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा, सू युतोंग ने कहा। सू यनुओ को अभी तक बात समझ नहीं आई थी। उसने कहा, ठीक है, तो चलो जियाडुओ बाओ हर्बल टी के कुछ डिब्बे खरीद लेते हैं। एक डिब्बा मम्मी पापा के दरवाजे पर रख देंगे और बाकी कल प्रतियोगिता देखने जाते समय पी लेंगे। हर्बल टी खरीदना ठीक है, लेकिन मम्मी पापा को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सू युतोंग ने कहा। क्यों? क्या आपने यह नहीं कहा था कि अगर उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उन्हें उसे बाहर निकालना चाहिए? हर्बल चाय गर्मी से राहत पाने का सबसे अच्छा उपाय है। या फिर आप खुद खट्टी आलू बुखारे की सूप बनाना चाहते हैं? अध्याय 540। श्रीमती जियांग, जिस लड़की का आप पीछा कर रहे हैं उसके पिता सू चेन हैं। दादाजी सू ये हैं। सू यनुओ के बोलते ही उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने हंसते हुए सू युतोंग से कहा, युतोंग, अगर हम सांकेतिक भाषा में बात करने के स्तर के आधार पर वर्गीकरण करें तो मुझे लगता है कि तुम इस मामले में बादशाह हो। लेकिन हम वांगलाओ जी की कुछ बोतलें खरीद सकते हैं और उन्हें कल स्टेडियम में लाकर पिताजी का मैच देखते हुए पी सकते हैं। जब सू यनुओ और सू युतोंग हर्बल चाय की तलाश में गईं तो दूसरी ओर खरीदारी के बैग लिए हुए हुआ यिकिंग हवा की तरह विला की ओर वापस भागा, उसका चेहरा अभी भी लाल था। इस समय दादी जियांग आंगन में चिमटे से सुलगते हुए लाल कोयले उठा रही थीं। हुओ यिकिंग को वापस आते देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, किंग ज़ाई, तुम वापस आ गए। आओ अपनी दादी की मदद करो ताकि वे हीरोज टूर्नामेंट ऐप से लाइव स्ट्रीम को सामने वाली स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकें। मैं यहाँ बारबेक्यू और हॉटपॉट का आनंद लेते हुए लाइव स्ट्रीम देखना चाहता हूँ। हालांकि इस विदेशी क्षेत्र में शाम के 9 बज चुके थे, वहीं दादी जियांग के सामान्य निवास पर उसी समय सुबह के 9 बज रहे थे। वह आज ही ट्रांसटी पहुंची थी और अभी तक समय के अंतर के अनुकूल नहीं हो पाई थी, इसलिए वह इस समय उत्साहित महसूस कर रही थी। इसलिए आज रात उसने पूरी रात लाइव स्ट्रीम देखने की योजना बनाई थी। क्योंकि लाइव स्ट्रीम पर मौजूद ये युवा लोग इतने दिलचस्प थे, इसलिए वह घर से बाहर निकले बिना ही बाहर की ताज़ा स्थितियों के बारे में जान सकती थी। विशेषकर जब उसने कुछ स्ट्रीमर्स को सबसे लोकप्रिय भाग्य के ताबीजों के बारे में शिकायत करते देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये जीवन वास्तव में उसकी नीरस और उबाऊ तपस्या से कहीं अधिक रोचक था। कुछ ही दशक बीते थे और नश्वर दुनिया में इतनी सारी मज़ेदार और दिलचस्प चीज़ें विकसित हो चुकी थीं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ठीक है। हुओ यिकिंग ने दादी जियांग द्वारा दिया गया फ़ोन लिया और फिर खरीदारी के थैलों को एक तरफ रख दिया। दादी जियांग पास ही स्थित बाहरी सिंक के पास गईं और हुआ यिकिंग से बातें करते हुए सब्जियां धोने लगीं। किंग ज़ाई, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका नाम क्या है? चलिए कल उसे भी साथ में मैच देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह अपने परिवार के साथ मैच देख रही है, उसके पिता खेल रहे हैं। ओह, उसके पिताजी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो कल चलो उसके पापा जहां खेल रहे हों उसके पास ही कोई जगह ढूंढ लेते हैं। हो सके तो उस लड़की के पीछे वाली पंक्ति में बैठ जाओ जिसे तुम पसंद करते हो। फिर आप उसे पानी, सनस्क्रीन, एक छोटा पंखा और ऐसी ही चीज़ें दे सकते हैं। स्ट्रीमर जो भी चीज़ें मैच देखने वाली लड़कियों के लिए आवश्यक बताते हैं, मैंने उन सभी चीज़ों की तैयारी आपके लिए कर ली है। हुओ यिकिंग को लगा कि इस बार उसकी बड़ी चाची की सलाह भरोसेमंद थी। बड़ी चाची, प्रोजेक्शन तैयार है। मैं सब्जियां धोने में आपकी मदद करता हूँ। ठीक है। किंग ज़ाई, तुमने अभी तक मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया है। सू यनुओ, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है कि वह सू चेन की बेटी है जो हाल ही में हीरोज टूर्नामेंट ऐप पर काफ़ी लोकप्रिय रही है ना? क्योंकि सू चेन की 5 जुड़वां बेटियां थीं, इसलिए उनके जीन बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उसे यह बात तुरंत याद आ गई। हाँ, उनके पिता का नाम सू चेन है और उनके दादा का नाम सूये है, जो लोंगबो में हाल ही में नियुक्त शिक्षा उप मंत्री हैं। सू चेन, सूये, मैंने उनका उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ लड़ते हुए वीडियो देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह नकली है, लेकिन मैंने जांच की और यह असली है। हालांकि सू चेन केवल 5वीं श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे नहीं पता कि जब एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर ने कार पर बमबारी की तो वह उसे कैसे सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। मुझे इस बारे में बहुत जिज्ञासा है। किंग ज़ाई, ये पूरा परिवार बहुत अच्छा है और इसमें बहुत क्षमता है। अगर तुम सू यनुओ को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता को तुम दोनों को साथ रहने से नहीं रोकना चाहिए। आखिरी वाक्य सुनते ही हुआ यिकिंग का पहले का उत्साहित मूड अचानक ठंडा पड़ गया। वह मुझे पसंद नहीं करती। छी, नासमझ बच्चे, क्षणिक नापसंदगी का मतलब स्थायी नापसंदगी नहीं होता। आपने अभी अभी उसका पीछा करना शुरू किया है और लड़की को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप चाहते हैं कि वह आपको तुरंत पसंद करने लगे। आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हैं।
आखिरकार तुमने खुद ही कहा था वह उन दूसरी लड़कियों से अलग है जिन्हें तुम जानते हो। वह सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा नहीं होगी। अगर आप किसी लड़की का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वह भविष्य में निश्चित रूप से अपना स्नेह नहीं बदलेगी। दादी जियान की बातें सुनकर हुआ यिकिंग को तुरंत हौसला मिला और उसने दृढ़ आंखों से कहा, दादी चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा। दादी जियांग मुस्कुराई, अंगूठा ऊपर करके बोली, बिल्कुल सही। किसी लड़की को पाने की चाह रखना खेती करने जैसा है, दोनों में निरंतर लगन की आवश्यकता होती है। कोशिश करो, दादी को तुम पर भरोसा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू यनुओं की तरफ से 5 बहनों ने सुपरमार्केट से किराने का सामान खरीदने के बाद घर लौट आईं। फिर उन्होंने सब्जियां धोना और काटना शुरू कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद उन 5 ने सभी सब्जियों को प्लास्टिक रैप से ढक दिया और उन्हें फ्रिज में रख दिया। सू यनुओ रेफ्रिजरेटर ले जाने के लिए जिम्मेदार थी। जब सू यनुओ फ्रिज को ऊपर ले जा रही थी तभी उसकी मुलाकात संयोगवश शियाओ युक्सियू से हो गई, जो पहली मंजिल के बेडरूम से बाहर आ रही थी। जियो युक्सियू ने पूछा, यनुओ तुम क्या कर रहे हो? क्या ऊपर वाले कमरे में फ्रिज नहीं है? दादी, आज रात एक फ्रिज काफ़ी नहीं होगा, हम इसे पहले ऊपर ले जा रहे हैं और फिर कल इसे वापस नीचे ले आएंगे। ऊपर वाला फ्रिज काफ़ी नहीं है। जियो युक्सियू हैरान था। सू यनुओ ने पलकें झपकाईं और खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, दादी क्या आपने वह सुना? हमारा घर हिलने लगा है। दादी, मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगी, मैं पहले फ्रिज को ऊपर रख दूंगी। सू यनुओ के कहने पर जियाओ युक्सियू ने ध्यान से सुना और वास्तव में घर में हल्की सी कंपन महसूस की। फिर उसे तुरंत भूकंप के स्रोत का पता चल गया, उसके अपने कमरे के ठीक ऊपर वाला कमरा। क्या वह कमरा उसके बेटे का शयनकक्ष नहीं था? अचानक वह समझ गई, विशेषकर जब उसने सूर्य के साथ इन दिनों अभ्यास कर रही शर्मनाक साधना पद्धति के बारे में सोचा तो उसे तुरंत समझ आ गया। हालांकि अपनी पोती के सामने वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती थी कि उसे बात समझ आ गई थी। उसने हल्की खांसी करते हुए कहा, यनुओ जब तुम फ्रिज को हिला रही हो तो फ्रिज की ऊंचाई और सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से की ऊंचाई पर ध्यान देना। ठीक है दादी, चिंता मत करो, मैं ध्यान दे रहा हूँ। जब शियाओ युक्सियू ने अपने निर्देश पूरे कर लिए तो वह पानी पीने के लिए रसोई में चली गई। जब वह पानी पीकर बाहर आई तो उसकी पोतियां पहले ही ऊपर जा चुकी थीं, इसलिए ऐसा लगा कि फ्रिज को पहले ही ऊपर ले जाया जा चुका था। वह ऊपर नहीं गई, इसके बजाय वह जल्दी से बेडरूम में वापस आए और सूर्य को खींचते हुए बोली, बूढ़े सू चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा मज़ा करते हैं। बहुत रात हो गई है, बाहर करने के लिए क्या बचा है? जल्दी करो और सोने से पहले हाथ मुंह धो लो। कल ही रोज टूर्नामेंट का पहला दिन है और हमारा बेटा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, इसलिए हमें अच्छी तरह से आराम करने की ज़रूरत है। सू ये ने कहा। शाओ युक्सियू का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने कंपन सुनी? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल सू ये का बूढ़ा चेहरा भी लाल हो गया। उसने अजीब तरह से खिड़की से बाहर देखा और कहा, आज रात चांद बहुत सुंदर लग रहा है, आओ सैर पर चलते हैं। मैं लिन काइवू और मू शेंगिंग को फ़ोन करके उनके परिवारों से साथ में टहलने आने के लिए कहूँगा। ठीक है, जियो युक्सियू ने सिर हिलाया। इसके कुछ ही समय बाद सू ये और शियाओ युक्सियू, लिन काइवू और लू बियुन के साथ साथ मू शेंगिंग और कू कियाओहुई भी आंगन में इकट्ठा हुए और फिर टहलने के लिए बाहर चले गए। उन्होंने आधी रात को लौटने की योजना बनाई थी।